अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। क्या एक मसीहा कातिल हो सकता है? क्या मोहब्बत के दावेदार ही जान लेने पर तुल जाते हैं? आज हम बात करेंगे पलवशा साफ़ी के दिल दहला देने वाले नावल नदामत सीज़न 2 की। एक तरफ इज्जत और शोहरत का मीनार है तो दूसरी तरफ जेल की काल कोठरी। एक ऐसी कहानी जहाँ कानून सबूत मांगता है और दिल सच्चाई। तो तैयार हो जाइए जज्बात, सस्पेंस और रिवेंज से भरपूर इस सफ़र के लिए। आइए शुरू करते हैं। नावल नदामत पार्ट 2। पलवश साफ़ी किस्त नंबर 21। खाने के दौरान सलीम साहब और याशिम एक तरफ बैठ गए। कारोबार से बात खानदान तक आ पहुंची। आफान और भाभी का दुबई में काफ़ी दिल लग गया है लगता है। सलीम साहब ने अपने दोस्त के तवील क़याम पजीरी पर तबसरा किया। हाँ, दो बेटियां वहाँ हैं, दिल कैसे नहीं लगे। याशिम ने उन्हें बिरयानी सरोफ करते हुए बताया। कियान और इबाद उन दोनों के साथ बैठे थे, जबकि मिसेस खान राना के साथ औरतों के ग्रुप में चली गई थी। अरे हाँ, याद आया, एलजिना कहीं नजर नहीं आ रही। सलीम साहब ने चौंक कर दोबारा पार्टी पर नजर दौड़ाई। वो ऑस्ट्रेलिया में है, LLB कर रही है। याशिम ने फखरिया मुस्कुराते हुए बेटी के बारे में बताया। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलीम साहब महजूज हुए। सलीम साहब ने अपने बेटे कियान को देखा था। वो आम अंदाज में बैठा हल्के हाथों से खाने की तरफ मुतवज्जह था। जो ख्याल कुछ देर कबल कियान से मिलकर याशिम के दिल में जगा था, उस वक्त सलीम साहब के मन में भी उभर रहा था। कियान भी इंजीनियरिंग साइंस में है। सलीम साहब ने अपने बेटे का कंधा थप्पाया। ओह वेरी गुड। याशिम ने भी जवाबी तारीफ की। कियान यूं बेवजह तवज्जो का मरकज बनने पर मुस्कुराया। बच्चे बड़े हो गए हैं, सही वक्त पर मुस्तकबिल का फैसला लेना बहुत अहम होता है। सलीम साहब मीठा खाते हुए गोया हुए। बिल्कुल, वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। याशिम ने उनके तबसरे की तायद की। इसी लम्हे फैसला मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर सोच जन्म ले चुकी थी, सलीम साहब के दिमाग में भी और याशिम के दिल में भी। पार्टी अपने जोर व शोर से इख्तिताम के जानिब रवां दवां थी। डिनर के बाद कुछ देर और शाम में गजल से लुत्फानंदाज होकर सलीम साहब जाने के लिए उठे। उनके साथ कियान भी उठ गया था और मिसेस खान भी उनके पास आ गई थी। चलता हूँ याशमा, फिर आऊंगा। सलीम साहब ने उनके गले मिलकर रुखसत ली। जरूर खान साहब, जब भी आए। आपका अपना घर है, याशिम ने खुश इखलाकी से पेशकश की। आई होप आप बड़े बूढ़ों की पार्टी में बोर न हुए हो कियान। सलीम साहब से मिलकर वो कियान के जानिब मुड़े। अरे नहीं अंकल, मुझे बड़ों के मजालिस में शिरकत करना अच्छा लगता है। अपनी सकाफत और रिवायत से आशना होने को मिलता है। कियान ने उनकी फिक्रमंदी दूर की। मिसेस खान राना से मिली और वो माँ बाप बेटा पोर्च के जानिब रवाना हुए। सलीम साहब का बेटा अच्छा लड़का लगा। खानदान भी अपना, सोच भी हमारी जैसी। पार्टी के इख्तिताम पर जब मेहमान रुखसत होने लगे, याशिम साहब ने बीवी से कहा, हाँ अच्छे लोग हैं। राना ने तायद की। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। शाह हाउस की रोशनियां मध्यम हो रही थी। मुलाजिम कुर्सियां समेट रहे थे और लॉन में वो शोर बाकी नहीं रहा था जो चंद घंटे पहले कामयाबी का ऐलान कर रहा था। सब कुछ निपट जाने के बाद वो याशिम, राना और इबाद सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। पार्टी अच्छी रही, याशिम ने बेड पर लेटते हुए कहा। हाँ शुक्र है, सब अच्छे से हो गया। राना ने दूसरे हिस्से पर आते हुए शुक्र का सांस लिया। बस एल्जिना का किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए और इबाद को अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला दूं, फिर सुकून से रिटायरमेंट ले लूंगा। याशिम बाजू सर के नीचे रखे ख्याली दुनिया बसा रहे थे। राना एल्जिना के रिश्ते की बात पर साकित हो गई। जिंदगी एक लम्हे की मानिंद लगी। कल तक उसके बाजुओं में पलती छोटी सी ज़ैनी इतनी बड़ी कब हो गई कि शादी की उम्र आ गई। उसे यकीन न आया। उसे लेटते लेटते साकिन देखकर याशिम उठ बैठे। क्या हुआ राना? याशिम ने उसे मुखातिब करते कंधे पर हाथ रखा। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। आवाज भर आ गई थी। ज़ैनी की शादी का तो अब तक सोचा भी नहीं है। उसने खुद पर हंसते हुए सर झटका। मैं समझ सकता हूँ राना, पर सही वक्त पर सही इंसान के साथ बेटी को रुखसत करे तो वालिदैन की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाती है। ज़ैनी को मैंने हमेशा अपनी बेटी ही माना है और मैं चाहता हूँ वो महफूज हाथों में जाए। आजकल शरीफ लड़का बड़ी मुश्किल से मिलता है। याशिम ने उसे हौसला दिलाया और उसे अपने कंधे से लगाया। सही कहा आपने, हर माँ की यही दुआ होती है, बेटी का घर बस जाए, वो खुश रहे। अल्लाह हर लड़की का नसीब अच्छा करे, हमारी ज़ैनी का भी। राना ने हामी भरी। आमीन। याशिम ने दुआ पर मुहर लगाई। दोनों ने ज़ैनी के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ की थी। यूनिवर्सिटी की लैब इस सुबह कुछ ज़्यादा ही संजीदा लग रही थी। ये मेडिकल स्टूडेंट्स की ज़िंदगी की पहली प्रैक्टिकल क्लास थी। वो क्लास जिसका ख्वाब ज़ियाल ने भी दाखिले के दिन से देखा था। हर तरफ सफ़ेद कोट, दस्तानों की सरसराहट और खामोश तवज्जो थी। सामने स्टील की मेज़ पर हाथ डमी रखा था, खामोश मगर मानी खेज, जैसे आने वाले पेशे की जिम्मेदारी बगैर लफ्ज़ों के समझा रहा हो। ज़ियाल ने कोट पहना, दस्ताने चढ़ाए, मगर उसका दिल इस जगह मौजूद ही नहीं था। जुदाई की तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर रही थी। उसकी आंखों से अब नींद गायब रहती थी, इसलिए कैंपस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी। एलजना के अल्फाज दिल पर बोझा बने हुए थे। हमें फासले की ज़रूरत है, फिर से ख्याल ने उसे बेचैन किया। प्रोफेसर क्लास में आ चुके थे।
प्रैक्टिकल शुरू हो चुका था, मगर वो गायब दिमागी से महज उन्हें देख रहा था। उसकी बारी पर उसने आला उठाया, मगर हाथ हल्के से कांप गई, हरकत रुक गई। उसका दिल किया वो आला डमी के बजाय अपने दिल में मार दे। मिस्टर सियाल, प्रोफेसर ने उसे मुखातिब किया। यस सर। वो चौंक कर सीधा हुआ। प्रोफेसर ने उसकी तरफ गौर से देखा। आप प्रैक्टिकल शुरू क्यों नहीं कर रहे? आप बहुत उलझे हुए लग रहे हैं। वो अधेड़ उम्र खुश इखलाक ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर ने नरमी से पूछा। सियाल की नजरें हाथ डमी पर जम गई, जबान साथ नहीं दे रही थी। सॉरी सर, बस यही कह पाया। प्रोफेसर ने बाकी तलबा को भी करीब आने का इशारा किया। इस दिल को देखो। प्रोफेसर ने हाथ डमी पर हाथ रखते हुए कहा, यह प्लास्टिक का है, मगर एक दिन तुम्हारे हाथ में असली इंसान का दिल होगा। वो बहुत अहम दर्स समझाने लगे। इस पेशे में तुम्हारे हाथ मजबूत होने चाहिए, चाहे तुम्हारा दिल इस वक्त मजबूत ना हो, प्रोफेसर ने नरमी से कहा। वो लम्हा जियाल के दिल में उतर गया। हम यहाँ सिर्फ तरीका कार नहीं सिखाते, प्रोफेसर ने बात जारी रखी, हम ये भी सिखाते हैं कि ज़ाती दर्द को पेशावराना जिम्मेदारी से अलग कैसे रखा जाता है। प्रोफेसर ने हाथ डमी का एक हिस्सा दिखाया। अगर यहाँ तुम्हारी तवज्जो हटी तो नुकसान दिल का नहीं, एक जिंदगी का होगा। अपनी नसीहत मुकम्मल करके वो सांस लेने रुके। सबकी नजरें इसी सिमत थी, सियाल की भी। सर, कभी कभी दिल मानता ही नहीं, वो बेख्तियार बोल पड़ा। उसने गहरी सांस खारिज की। प्रोफेसर के चेहरे पर एक तजुर्बाकार मुस्कुराहट आई। ये फितरी बात है, मगर याद रखो, एक दिन कोई इंसान अपनी आखिरी सांस तुम पर भरोसा करके देगा। उस दिन तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा किरदार काम आएगा। ये सबक देते प्रोफेसर बहुत संजीदा थे। फिर उन्होंने दोबारा सियाल के हाथ डमी पर रखवाए। दोबारा कोशिश करो। नई हिम्मत बांधी। जियाल ने आंखें बंद की। चंद लम्हों के लिए हर ख्याल दिल से निकाल दिया। एलजना की तरफ से मिला हर रिजेक्शन दिल के गहराइयों में दफना कर फर्ज को पहली तरजीह दी। फिर आंखें खोली। इस बार हाथ मजबूत थे, हरकत दुरुस्त थी। अब वो पूरी तवज्जो से प्रैक्टिकल अंजाम दे रहा था। ठीक है, दर्द गुजर जाएगा, महारत को कायम रहना होगा। प्रोफेसर ने सर हिलाया। सब में एक नया जज्बा भर आया था। 1 घंटे बाद क्लास खत्म हुई। तलबा एक एक करके लैब से निकल गए। सियाल कुछ देर वहीं खड़ा रहा, हाथ डमी के सामने। आज उसने एक बात सीख ली थी। कुछ पेशे दिल के टूटने के बावजूद दिलों को बचाने का हौसला मांगते हैं। उस दिन उसने अब लिया। जिंदगी चाहे कितनी भी तकलीफें दे दे, मगर वो फर्ज के रास्ते में किसी रुकावट को नहीं आने देगा। इतवार की गर्म सुबह सलीम साहब और उनकी अहलिया शाह हाउस में तशरीफ ले आई। राना और याशिम दोनों में हैरत भरी नजरों का तबादला हुआ। कल ही तो मिले थे, आज दोबारा। याशिम ने ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल होते हुए सोचा। सलीम साहब ने अंदर आते हुए हर चीज का बगौर जायजा लिया था। लॉन साफ सुथरा, ड्राइंग रूम में हल्की खुशबू, चाय के सेट तरतीब से रखे हुए। उन्हें राना और याशिम की तर्ज जिंदगी बहुत भा गई थी। खुश आमदीद खान साहब। याशिम आगे बढ़े। दोनों में मुसाफे हुए दिल फराख मुस्कुराहटे, और फिर वह दोनों जोड़ी ड्राइंग रूम में बैठ गए। फौरन से चाय आई। बात मौसम से शुरू हुई, फिर कारोबार पर, और आखिरकार वो बात जिसके लिए सब आए थे खुद ही अपनी जगह बना गई। सलीम साहब ने कप मेज पर रखते हुए कहा, याशिम, आपसे और आफान शाह से हमारी दोस्ती पुरानी है। इसी एतमाद के साथ आज हम एक और बात लेकर आए हैं। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की। याशिम और राना की सारी तवज्जो उन पर मरकूज थी। हम चाहते हैं कि कियान की जिंदगी ऐसे घर से जुड़े जहां इकदार, इज्जत और सुकून हो, और एलजीना हमें इस मेयार पर पूरी उतरती नजर आती है। उन्होंने अपने आने का मकसद बताया। कमरे में खामोशी छा गई, भारी मगर बाविकार। याशिम और राना ने एक दूसरे को देखा था। कल मैं कियान को आपकी पार्टी में इसीलिए साथ लाया था कि वो आप दोनों से मिले और आप दोनों उसे जानो। हम आज कियान के लिए एलजीना का रिश्ता मांगने आए हैं। उन्होंने पुरउम्मीद नजरों से बारी बारी उन मियाँ बीवी को देखा। याशिम की आंखें चमक गई थी और राना कदरे बेयकीन थी। ये हमारे लिए एजाज की बात है खान साहब, मगर हम बेटी की राय को सबसे ऊपर रखते हैं। जैनी से पूछे बगैर मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, याशिम ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। बिल्कुल, जबरदस्ती का रिश्ता रिश्ता नहीं होता। आप एलजीना से पूछ ले, और चाहे तो कियान से खुद बात कर ले, हमें कोई एतराज नहीं होगा। मिसेस शाह भी अच्छे से खुद को तसल्ली कर ले, फिर हमें फाइनल फैसला बताएगा। सलीम साहब तसल्ली देते मुस्कुरा दिए। राना ने मशकूर होते सर को जंबिश दी। दोनों फैमिलीज के माबैन कुछ देर और बातें हुई, और फिर सलीम साहब रुखसत लेकर खड़े हो गए। हम जल्दी में नहीं हैं याशिम, आप सब सोच ले, जो फैसला होगा इज्जत के साथ होगा, उन्होंने याशिम से गले मिलते हुए कहा। बिल्कुल खान साहब, मैं एलजीना से बात करके आपको इत्तला करता हूँ, याशिम ने यकीन दहानी कराई। मिस्टर एंड मिसेस सलीम खान रुखसत लेकर रवाना हो गए। उनके जाने के बाद याशिम और राना लाउंज के सोफे पर बैठे। पता है राना, कल कियान से मिलकर दिल में अचानक ख्याल आया कि एलजीना के लिए वो अच्छा इंतखाब रहेगा, और देखो आज किस्मत उसी का रिश्ता ले आई। याशिम की खुशी चेहरे पर वाज़ेह थी। याशिम, हम जल्दी तो नहीं कर रहे, राना ने उनकी बात काट कर कहा। राना, अच्छा रिश्ता नसीब से मिलता है, और एलजीना से बात करेंगे। अगर वो मान गई तो सिर्फ एंगेजमेंट करा देंगे बच्चों की। रुखसती पढ़ाई पूरी करने के बाद याशिम ने एक एक करके पूरी प्लानिंग बताई। राना ने सर को खम दिया। हाँ,
ये सही तरीका है। एंगेजमेंट हो जाएगी तो वह जियाल से भी दूर हो जाएगी। राना ने दिल में सोचा। उसे जियाल और एलजना के माबैन जुड़ी उम्मीद खत्म करने का ही अच्छा मौका नजर आ रहा था। कुछ ऐसा ही थकान भरा दिन एलजिना का भी रहा था। उसकी भी प्रैक्टिकल क्लास थी जिसमें वो कुछ खास कर नहीं पाई थी। कमरे में आकर वो बिना चेंज के बेड पर लेट गई। कुछ सानिया खामोशी के नजर हुए कि पापा की कॉल आने लगी। अस्सलामु अलैकुम पापा। वो कॉल मौसूल करते उठ बैठी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बिजी तो नहीं हो? बाद में कॉल करूं? याशिम ने अव्वल इजाजत मांगी। नहीं पापा, फ्री हूँ। एलजिना ने मूड दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। हाशमू से बात करके उसे हमेशा अच्छा महसूस होता था। हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद उन्होंने पार्टी की रात सलीम साहब से हुई मुलाकात के बारे में बताया और फिर आज उनके घर आने की तफसील बताने लगे। ज़ैनी, उन्होंने अपने बेटे के तुम्हारा हाथ मांगा है। याशिम ने हल्की आवाज में जुमला मुकम्मल किया, मगर वो बात एलजिना के दिल पर इतने ही जोर से लगी थी। आपने क्या कहा? वो फौरन पूछ बैठी। दिल बर्क रफ्तारी से तेज धड़क रहा था। भाई मैंने तो कहा कि मेरे लिए ज़ैनी का फैसला बहुत अहम है, उसकी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं होगा। याशिम ने एतमाद जाहिर किया। ज़ैनी, हमने तुम्हारी शादी के बारे में सोच लिया है। माँ ने बात सीधी कह दी जैसे वक्त कम हो। राना को डर था वह याशिम को जियाल के बारे में न बता दे। शादी? उसके होंठों से बस यही लफ्ज निकला। कमर में सर्द लहर दौड़ गई। मम्मा, बहुत जल्दी नहीं हो रहा सब, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। एलजिना की जबान कांप रही थी। नहीं ज़ैनी, तुम्हारी उम्र हो रही है, यही शादी ब्याह की सही उम्र होती है। पढ़ाई भी अपने इख्तिताम की तरफ है। मैंने और याशिम ने लड़का देखा है, हमें पसंद आ गया है। अच्छा खानदान है, समझदार लोग हैं। राना एक एक करके खूबियां गिनवाने लगी। एलजिना को यूं लगा जैसे कमरे की दीवारें करीब आ रही हो। उसने नजरें झुका ली, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। याशिम मर्जी पूछ रहे थे, मगर राना अपनी मर्जी की मुहर लगा रही थी। ज़ैनी, कियान के ताया अब्बू भी वकालत में हैं, तुम्हें करियर के लिए अच्छा स्टार्ट भी मिल जाएगा। सलीम साहब ने कहा, तुम कियान से बात करके खुद को तसल्ली कर सकती हो। मैं तुम्हें उसका नंबर भेज दूंगा। ओके। याशिम ने मजीद तफसील बताई। पापा, मैं अपना करियर खुद बना लूंगी, मुझे उसके लिए किसी बड़े नाम से जुड़ने की जरूरत नहीं है। वो ज़च होकर चिल्ला उठी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। ये फैसले बड़ों के होते हैं, हमने तुम्हारा भला ही सोचा है। मम्मा ने दोबारा टोका। आपने बड़ों का फैसला मानकर अपना भला किया था या बुरा? एलजना का लहजा सख्त हो गया। राना हैरान हो गई। एलजिना उससे ऐसा पेश आएगी उसने सोचा न था। ज़ैनी, हम बस समझा रहे हैं, आखिरी फैसला तुम्हारा अपना होगा, तुम मुझे कल तक सोचकर बता देना। याशिम ने कदरे नरमी से बात संभाली। पापा मुझे गलत मत समझिए, पर मैं अभी शादी या मंगनी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने बिना सोचे समझे फौरन जवाब दिया। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? याशिम ने आखिरी दफा पूछा। जी। वो अपनी बात पर कायम रही। ठीक है, फिर मैं उन्हें मना कर देता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। याशिम ने उसके इनकार की कद्र करते हल निकाला और उठकर कमरे से बाहर निकल गए। राना ने लब भींच लिए। ज़ैनी, कितनी बुरी बात है। याशिम ने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया है, आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अगर वो चाहते हैं तुम उनकी पसंद के लड़के से शादी कर लो तो क्या बुराई है? तुम उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। राना खफा हुई। मम्मा, वो मेरी जान मांग ले, मैं खुशी खुशी दे दूं, पर शादी आई कैंट डू इट। वो आबदीदा हो गई। ज़ैनी, तुम जियाल की वजह से तो इनकार नहीं कर रही ना? राना ने लंबी सांस खारिज की। वह चीख चीख कर हाँ कहना चाहती थी, मगर लब खामोश रहे। वो उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर शाम ढल रही थी, आसमान पर हल्की सी उदासी फैली हुई थी। नहीं मम्मा, मैं बस अभी तैयार नहीं हूँ, उसने मेलबर्न की खामोशी को देखते हुए कहा। तैयारी वक्त के साथ आ जाती है, मोहब्बत भी हो जाएगी। राबना ने प्यार से कहा। एलजिना ने आंखें बंद कर ली। क्या मोहब्बत वाकई हो जाया करती है, या कभी कभी सिर्फ समझौता सीखना पड़ता है? तुम एक बार फिर सोच लो, मेरे लिए, याशिम के लिए। राना ने मोहब्बत से मशवरा दिया। उसने हम करके कॉल काट दी। इस रात वह देर तक जागती रही। दिल में सवालों का शोर था, मगर जबान पर खामोशी। एक तरफ माँ का फैसला, दूसरी तरफ दिल की जिद और दरमियान में वो खुद, जो पहली बार महसूस कर रही थी कि जिंदगी कभी कभी बगैर पूछे भी रास्ता बदल देती है। दूसरी तरफ सियाल भी अपने कमरे में बैठा था। रात हॉस्टल के कमरे में खामोशी फैल चुकी थी। खिड़की से आती हवा पर्दे को हल्का सा हिला रही थी। जियाल बिस्तर पर बैठा था, किताब बंद, दिल भरा हुआ। उसने फोन उठाया। उंगली चंद लम्हे स्क्रीन पर रुकी रही, फिर मम्मी का नंबर डायल कर दिया। हेलो बेटा। दूसरी तरफ वही मानूस आवाज आई, नम मगर मजबूत, मम्मी। बस यही लफ्ज निकला और आवाज भरा गई। क्या हुआ? आज दिन कैसा रहा? मम्मी ने फौरन पूछा। जियाल ने गहरी सांस ली, कई सारे जज्बात दिल में उतारे। मम्मी, आज मेरी पहली प्रैक्टिकल क्लास थी, सब कुछ ठीक होना चाहिए था, मगर मेरा दिल साथ नहीं दे रहा था। उसने एलजिना का बर्ताव छुपा लिया। आयत खामोशी से सुनती रही। मैं बहुत परेशान हूँ, वो बोलता गया। ने उसने दूरी बना ली है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, और आज मैं प्रैक्टिकल भी सही से नहीं कर पाया। उसने जिद होकर सर पर हाथ रखा। मम्मी, मुझे डर लगता है, अगर मैं इसी तरह बिखरा रहा तो किसी का सहारा कैसे बनूंगा? उसे अपने करियर की फिक्र हो रही थी। सुनो जियाल, जिंदगी में कुछ दिन हमें तोड़ने आते हैं,
ताकि हम मजबूत बन सके। आयत ने समझाना शुरू किया। वो खामोशी से सुनता रहा। तुम्हारा दिल टूटा है, ये सच है, मगर तुम्हारा मकसद अभी जिंदा है। जो लोग दूसरों की जिंदगी संभालते हैं वो पहले अपनी कमजोरी को पहचानते हैं। तुम्हें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। वो एक बार शोर माँ की तरह दिलासा दे रही थी। मम्मी, प्रोफेसर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, वो आहिस्ता बोला। उसे नई उम्मीद मिल रही थी। आयत हंस दी। माँ की वो हंसी जिसमें दुआ भी थी। देखा, सच्चाई एक ही होती है, बस आवाजें बदल जाती हैं। जियाल, अगर आज तुम बिखरे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी ऐसे रहोगे। अपने दर्द को अपनी मेहनत के नीचे रख दो, यही कामयाब लोगों का तरीका है। मम्मी ने जरा मजबूत लहजे में कहा। थैंक यू मम्मी, मुझे बस आपकी आवाज़ सुननी थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे तुम्हारी हिम्मत पर यकीन दिलाना था। उसने नरमी से कहा, कल वक्त पर उठना, पूरी तवज्जो से पढ़ना और याद रखना तुम अकेले नहीं हो। आयत ने एतमाद से तंबीह की। जी मम्मी। जियाल फौरन मम्मी की बात मान गया। कॉल खत्म हुई। उसने फ़ोन आहिस्ता से मेज़ पर रखा। दिल अभी भी भारी था मगर हौसला वापस आ रहा था। वो बेड पर लेटा छत को देखा और पहली बार मुस्कुरा कर सोचा, कुछ रिश्ते फासले से कमज़ोर नहीं होते, वो इंसान को मजबूत बना देते हैं। और वो ख़ास रिश्ता माँ और औलाद का रिश्ता होता है। मिड टर्म इम्तिहानात ख़त्म हुए तो यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा अचानक हल्की हो गई। चेहरे जो चंद दिन पहले किताबों में गुम थे अब कहकहों में खुलने लगे। इसी खुशी में डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। एम्मा, लुकास, जून और वो तीनों लड़कियां सब एक मेज़ के गिर्द बैठे थे। सिलेबस से हटकर अलग अलग टॉपिक पर बातों में मशगूल इन पांचों के लब हिल रहे थे। बस एल्जिना ही माहौल से गायब महसूस होती। वो राना की इमोशनल ब्लैकमेल में खो सी गई थी। जियाल को चुने या शाह फैमिली को, उसे बहुत दिक्कत पेश रही। जियाल सर को झुकाए अपने बालों में हाथ फेरते एक दरख्त के साए तले खड़ा हो गया, जहां से सब नजर आता था मगर वो कम दिखाई देता था। उसे हरीब के जुबानी उनके डिपार्टमेंट में होती हर फेल का पता चल जाता था। कई दिनों से वो एल्जिना से बात करने की कोशिश कर रहा था मगर वो इग्नोर करती रही, तो आज उसने महज दूर से देखने पर ही इक्तिफा किया। और फिर उसने उसे देखा। वो अपनी दोस्तों के दरमियान खड़ी थी, हल्के रंग के लिबास में, चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट। लुकास के किसी जोक पर उनके ग्रुप में हंसी गूंज गई। एल्जिना भी हंस रही थी, वो हंसी जिसे जियाल कभी बहुत करीब से जानता था। वह एल्जिना के हसीन मुस्कान में खो सा गया। उसके कदम बेख्तियार आगे बढ़े, फिर थोड़ा आगे जाकर वह रुक गए। नहीं, आज नहीं, उसने खुद से कहा। वो जानता था कि सामने जाना कुछ बिगाड़ भी सकता है और वो आज कोई सवाल या जवाब नहीं चाहता था। जाके मिल लो ना। हरीब ने उसके पास आकर सरगोशी की। वो वहां कब आई जियाल को समझ ना आया। वो हड़बड़ा कर फिर से दरख्त की ओट में आ गया। उसने सर हिला दिया। अभी नहीं। वो जानता था कि उसका दिल अभी भी नरम है और नरम दिल हर बात सह नहीं पाते। प्रोग्राम के इख्तिताम पर सब लोग तस्वीरें बनाने लगे। वो एक कदम और पीछे हटा ताकि एल्जिना उसके सामने ना आ जाए। जाने से पहले उसने एक आखिरी नज़र डाली। वहीं एल्जिना किसी बात पर चौंक कर पीछे मुड़ी, जैसे किसी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। जियाल की मौजूदगी। उसके पीछे मुड़ने पर अचानक उनकी नजरें एक लम्हे को मिली, बस एक लम्हा के लिए। जियाल ने फौरन निगाह झुका ली और भीड़ में गुम हो गया। दिल में एक अजीब सा सुकून था और एक हल्की सी उदासी। कभी कभी मोहब्बत सामने जाकर बोलने में नहीं, दूर रहकर निभाने में ज्यादा सच्ची लगती है। एल्जिना के दिल में कुछ टूट कर उभरा था। किसी जज्बे ने नदामत का एहसास दिलाया था मगर वो जब्त करने पर मजबूर थी। शाह पैलेस में जिंदगी मामूल की तरह चल रही थी। इबाद स्कूल से लौटा, यूनिफॉर्म के साथ ही सोफे पर ढह गया और मोबाइल उठा लिया। राना लंच के एहतिमाम में मसरूफ नजर आई। आफान शाह साहब और फरीहा बेगम भी 2 दिन पहले लौटे थे। याशिम की जुबानी उन्हें सलीम साहब के प्रपोजल का भी मालूम हो चुका था और अब पूरी शाह फैमिली को एल्जिना के फैसले का इंतजार था। उस दिन याशिम से कॉल पर बात करते वो इनकार तो कर चुकी थी, लेकिन राना ने उसे दोबारा सोचने का मौका दिया और याशिम को उसके हतमी फैसले तक रुकने की हिदायत दी। उस शाम याशिम अपने स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। वहीं दूसरे सिमत मेलबर्न में लंच ब्रेक चल रहा था। एल्जिना ने एक खामोश कोने में जाकर उन्हें कॉल मिलाई। हाय स्वीटी, याशिम ने खुश मिजाजी से कॉल मौसूल की। पापा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? एल्जिना ने बेंच पर बैठे कोहनिया टेबल पर टिकाए पूछा। ऑफ कोर्स नॉट बेटा, हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक होता है। तुम्हें भी है। तुम बालिग हो, समझदार हो, अपनी जिंदगी का अच्छा बुरा जानती हो, तुम हर फैसला खुद ले सकती हो। उन्होंने बहुत अपनायत और मोहब्बत से समझाया। एल्जिना फीका मुस्कुरा दी। उसे बचपन और टीन एज दौर याद आया। याशिम ने हमेशा उसे सपोर्ट किया था। वो दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे बाप थे। मैं तो बस इसलिए जोर दे रहा था कि सलीम साहब और उनकी फैमिली बहुत अच्छे हैं, लॉयर बैकग्राउंड भी रखते हैं। तुम वहाँ बहुत खुश और कामयाब रहोगी। याशिम ने अपना मतलब भी समझाया। पापा, मैं हाँ कर दूं तो आप खुश होंगे? उसने मासूमियत से पूछा। मैं तब खुश होऊंगा जब तुम खुश होगी ज़ेनी। याशिम की आवाज़ धीमी मगर पुर असर रही। तो फिर आप सलीम अंकल को बता दे, मैं हाँ कहती हूँ। वो मुस्कुराई, एक कमज़ोर थकी मुस्कुराहट। लफ्ज़ अदा हो गए मगर दिल ने तालियां नहीं बजाईं। जहन में जियाल का चेहरा उभरा मगर उसने फौरन महव कर दिया। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। ये हाँ मजबूत नहीं लग रही बेटा।
याशिम मुतमईन न हुए। कभी कभी दिल के बजाय अक्ल का इंतखाब करना पड़ता है। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। कमरे में खामोशी छा गई। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करना चाहता था। याशिम को अपना आप कसूरवार लगा। नहीं पापा, आपने नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला है। उसने फौरन कहा, ठीक है, मैं सबको तुम्हारी रजामंदी बता दूंगा। याशिम खुशी से महजूज हुए। मगर ज़ेनी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम अब भी फैसला बदलना चाहो। वो अभी मजीद समझाते मगर एल्जिना ने बीच में टोक दिया। मैंने बहुत सोच समझकर, बहुत मुश्किल से ये फैसला किया है पापा, अब नहीं बदलना चाहती। वो इनकारी हुई। याशिम ने उसके फैसले की कदर करते हामी भरी और उसे दुआएं देते कॉल खत्म की। एल्जिना ने आंखें सख्ती से मींचकर बहुत सारे आंसू अंदर उतारे। आज उसने हाँ कह दी थी, खानदान के सुकून के लिए, मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए, मगर दिल अभी भी किसी और जगह रुका हुआ था। जारी है नॉवेल नदामत ट्रूअस पलवशा साफी किस्त नंबर 22। रात गहरी हो चुकी थी मगर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां जगमगा रही थी, जैसे सब कुछ मामूल पर हो मगर उसके अंदर सब बिखरा हुआ था। आज उसने हाँ कह दी थी और इस एक लफ्ज ने दिल को खाली कर दिया था। दूसरी तरफ याशिम ने घर वालों के साथ साथ सलीम साहब को भी खुशी की नवीद सुनाई। राना की आंखों में नमी उतर आई। बेटी की शादी हर माँ के लिए अनमोल लम्हात में से होती है। उसने फौरन ज़ेनी को कॉल मिलाई। हेलो मम्मा। ज़ेनी बमुश्किल सोने की कोशिश करते आंखें मूंदे हुए बोली। ज़ेनी मेरी बच्ची, तुमने याशिम को हाँ कर दी? राना ने दोबारा तायद करते हुए पूछा। जी मम्मा, आपकी हाँ में हाँ मिला ली, ज़ेनी ने बेतासुर अंदाज में जवाब दिया। सच? राना की आवाज़ से खुशी साफ झलक रही थी। जी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाहती, उसने यकीन दिलाया। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। मुझे नाज है तुम पर ज़ेनी, मुझे पता था तुम मेरा सर नहीं झुकाओगी। अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे मेरी बच्ची, अल्लाह खुशियां नसीब करे। आमीन। राना ने दिल से दुआएं दी। आवाज़ भर आ गई थी। खामोशी का मतलब हमेशा कबूलियत नहीं होता, बल्कि उसका ये मतलब होता है कि हम उन लोगों को समझाते समझाते थक गए हैं जो समझते नहीं हैं। एल्जिना अपनी मम्मा को ज़ियाल की सच्चाई समझाते समझाते थक गई थी। अब वह दिल में मोहब्बत के अरमान दफना कर फ़र्ज को चुन चुकी थी। उसे दुनिया में किसी से भी ज़्यादा अपनी माँ प्यारी थी, इसमें कोई शक न रहा था। अगली सुबह कमरे में सूरज की रोशनी देर तक ठहरी नहीं। अलार्म बजने से पहले ज़ियाल की आंख खुल चुकी थी। माँ की बातें अभी तक दिल में गूंज रही थीं। वो बिस्तर से उठाने में खुद को देखा। आंखों में थकन थी मगर कंधों पर बोझ कम लग रहा था। आज नहीं टूटूंगा, उसने खुद से कहा। यूनिवर्सिटी का रास्ता हमेशा जैसा था मगर उसके कदम आज जरा मजबूत थे। वो प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी को अलग रखने में कामयाब हो रहा था। कैब्स के साए तले तलबा की आवाज़ें, हंसी, जिंदगी का शोर, सब कुछ फिर से मामूल पर लगने लगा। प्रैक्टिकल लैब में वही हार्ड डमी मरकज में रखी थी। कुछ रोज कबल उसी डमी के सामने उसके हाथ कांप रहे थे। आज उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। प्रोफेसर ने सब पर एक नज़र उस पर डाली। आर यू रेडी? चढ़े, उसने सबको एक साथ मुखातिब किया। सर, आज कोशिश पूरी होगी, सब ने एक आवाज़ होकर जवाब दिया। जियाल ने दस्ताने पहने, दिल की धड़कन अब भी तेज थी मगर हाथ संभले हुए थे। हर कदम सोचा समझा, हर हरकत पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से। प्रैक्टिकल मुकम्मल हुआ। पुरसुकून दिमाग ही असल महारत है, प्रोफेसर ने सबकी हौसला अफजाई की। ये अल्फाज दिल में उतर गए। क्लास के बाद वह लॉन में आ बैठा। हवा में हल्की सी ठंडक थी। सामने तलबा के ग्रुप थे, कहीं कहकह कहीं किताबें। अचानक उसकी नज़र एक शनासा साया ढूंढने लगी। एल्जिना सिद्दीकी, जिसका अक्स उसके दिलो दिमाग के एक एक कोने में दर्ज था। वह चाहता तो जोर दे सकता था मगर वो एल्जिना को खुद से मजीद बदगुमान नहीं करना चाहता था। उस रोज साहिल पर उसके हल्का सा तेज बोलने पर भी वो इतना सहम गई थी। और फिर मोहब्बत तो नरमी से अपनाने का नाम है, सख्ती से हासिल करने का नहीं। उसकी मौजूदगी का गुमान करते हुए खुद ही नजर हटा गया। हर जंग आमने सामने नहीं लड़ी जाती, वो आयत की आवाज़ याद करते हुए दिल में बोला। उसने फ़ोन निकाला, मम्मी को एक छोटा सा पैगाम भेजा। मम्मी, आज मैंने खुद को संभाल लिया, दुआ करे। चंद लम्हों बाद जवाब आया। मेरा बेटा हमेशा संभल ही जाता है। आयत ने फ़ौरन रिप्लाई करके उसका हौसला बढ़ाया था। मैसेज पढ़कर वो मुस्कुरा दिया। यूनिवर्सिटी की इमारतें अब भी वही थी, मसाइल भी वही, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। ये इख्तिताम नहीं था, ये वापसी की शुरुआत थी। मगर एक और तूफान अभी बर्पा होना बाकी था। मौसम सरमा के साथ शाह पैलेस में खुशियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। घर की फिजा एकदम बदल गई थी। वही दीवारें, वही कमरे, मगर अब हर तरफ खुशी की सरगोशियां थी। जैसे उदासी को दरवाजे के बाहर छोड़ दिया गया हो और अंदर सिर्फ रस्में तैयारी और मुस्कुराहटें दाखिल हुई हो। मम्मा सुबह सवेरे ही मुतहर्रिक थी। भाई मंगनी है, कोई आम दिन थोड़ी। राना ने एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू कर दी। कभी फ़ोन पर बात, कभी लिस्ट बनाना, कभी किचन का चक्कर। हर सू सरगर्मियों की रौनक लगी थी। फूफिया, कज़न, सबके पैगामात आने लगे। किसी ने जोड़े का मशवरा दिया, किसी ने ज्वेलरी का और किसी ने तारीख जल्दी रखने की जिद। मैं और अफरोज तो एल्जिना के साथ ही जाएंगे। दुबई वाली बड़ी बहन ने कॉल पर इत्तिला दी। तुम दोनों अपना अपना देख लो, बाद में देर मत कर देना। उन्होंने इस्लामाबाद और कराची वाली बहन को हिदायत दी। मैं तो कल से ही आ जाती हूँ भाभी, आपकी मदद भी हो जाएगी। बड़ी बहन की बात से चिढ़कर कराची वाली बहन ने जताया।
इन चारों बहनों का इकलौती भाभी से ग्रुप कॉल पर बात हो रही थी। हाँ, जब दिल करे आ जाए, राना ने हामी भरी। 1 घंटा मजीद उनकी गुफ्तगू चलती रही और फिर कॉल खत्म की गई। अगले दिन ड्राइंग रूम में रंगीन कपड़ों के शॉपिंग बैग्स रखे थे। एक कोने में मिठाई के डिब्बे, दूसरी तरफ दावतनामों के नमूने जो आज सुबह ही सलीम साहब ने भिजवाए थे। दादा दादी और याशिम सभी उनके भेजे तहफ़ देखकर खुश हो रहे थे। राना ने वक्त का तयन करते एल्जिना को कॉल मिला ली। वो अभी अभी क्लास लेकर लौटी थी। बेटा ये देखो, सलीम साहब के यहाँ से एंगेजमेंट का जोड़ा आया है। ये ग्रीन कलर तुम पर बहुत जचेगा। राना ने उसे वीडियो कॉल पर तहफ़ दिखाया। आपी ये देखो, मेरे लिए पापा जैसी शेरवानी भेजी है। इबाद अपना ड्रेस दिखाने लगा। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। एल्जिना ने मुस्कुराकर उसे सराहा। ज़ेनी, तुम्हें अपना ड्रेस पसंद आया ना? मिसेस खान कहा था। पसंद ना आया तो वो चेंज करवा देंगे। देखो अभी से तुम्हारा कितना ख्याल है। राना अब उसे ड्रेस के साथ आई, ज्वेलरी दिखा रही थी। जी मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। उसे किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही थी। ये बस वो मुस्कुराहट थी जो किसी और को मुतमईन करने के लिए होती है, खुद को नहीं। राना के पीछे दादा और पापा की हंसी की आवाज़ें आ रही थी। इबाद ने म्यूजिक लगा दिया था। घर में वाकई खुशियों का समा बन चुका था। बस एक दिल था जो इस शोर में खामोश था। उस वक्त उसने पाकिस्तान रवाना होने से पहले जियाल से मिलने का इरादा बनाया और उसे मैसेज भेजा, मिल सकते हो, मैं मिलना चाहती हूँ, हमारे पुराने स्पॉट पर। वो उंगलियां तेज तेज चली, मगर सेंड करने से पहले 2 मिनट के लिए सोचा जरूर था। मैं आ रहा हूँ, जवाब फौरन आया। कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं। एल्जिना का दिल डूब गया। वो इतना अच्छा क्यों था? कभी सख्ती की होती तो शायद उसे जाने में आसानी होती, मगर जियाल ने उसे हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा था। शाम आहिस्ता आहिस्ता मेलबर्न पर उतर रही थी। यारा रिवर खामोशी से बह रहा था, जैसे वह भी किसी अलविदा का गवाह बनने वाला हो। एल्जिना वक्त से पहले आ गई थी। कोट के कॉलर में हवा अटक रही थी और दिल में वो अल्फाज जो वो दिनों से दिल में सजग कर लाई थी, मगर जबान तक नहीं आ रहे थे। दूर से उसे जियाल रोड क्रॉस करके सिमत आता दिखाई दिया। वही चाल, वही संजीदा सा अंदाज, वही कशिश। उसे देखकर दिल ने एक बार फिर मानने से इनकार कर दिया। हेलो, एल्जिना ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, मुझे काफी देर हो गई क्या? उसने पास आकर आबरू उठाकर पूछा। लहजे में इतने अरसे से खफगी के कोई आसार न थे। एल्जिना मजीद जेम गई। मैं अभी आई हूँ। यह झूठ बहुत हल्का था मगर दिल पर भारी। वो दोनों दरिया के किनारे साथ साथ चलने लगे। कदम आहिस्ता थे, बातें उससे भी आहिस्ता। तुम ठीक हो? सियाल ने साथ साथ चलते हुए पूछा। हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? एक और झूठा जवाब दिया गया। काफी अरसा बाद मिल रही हो। सियाल ने आसमान की जानिब देखा। यारा रिवर की सतह पर शाम की रोशनी लर्जिश ले रही थी। पुल के नीचे से गुजरती कश्तियां, दूर सड़कों का शोर, सब कुछ इस लम्हे से अलग लग रहा था। कुछ कहना था तुम्हें? उसने अचानक पूछा। आज तुम काफी खामोश हो। वो काफी आगे तक आकर पुल के पास रुक गए। वो रुक गई। दिल जोर से धड़का। हाँ, अल्फाज होठों तक आए मगर वहीं रुक गए। वो कैसे बताए कि उसने किसी और को हम सफर चुनने का फैसला सुना दिया है? शायद किस्मत में हमारा साथ यहीं तक था। उसने नजरें चुरा ली। यारा रिवर का पानी उसकी आंखों में तैरता हुआ महसूस हुआ। वो बोलना चाहती थी कि हाँ हो चुकी है, कि घर वाले खुश हैं, कि उसकी खामोशी बेवफाई नहीं, मगर हर जुमला जबान पर आकर बिखर गया। यह जुमला उसके दिल में चुभ गया, मगर उसने आवाज बुलंद नहीं की। यारा रिवर खामोश था, पानी बह रहा था, मगर इन दोनों के दरमियान वक्त ठहर गया था। वो उसकी बात सुनकर खामोश रहा था। जब वो खामोश हुई, फिर आहिस्ता से बोला। अगर किस्मत में हमारा साथ यहीं तक लिखा है तो मैं इस फैसले से लड़ूंगा नहीं, मगर दुआ जरूर करूंगा, क्योंकि जो दिल अल्लाह के सामने साफ नीयत से जुड़ते वो आसानी से जुदा नहीं होते। मैं जिद नहीं कर रहा, बस भरोसा रख रहा हूँ कि जिस रब ने हमें मिलाया वो अगर चाहे तो रास्ता भी निकाल सकता है, और अगर फिर भी जुदाई ही मुकद्दर बनी तो मैं उसे गुनाह नहीं बनाऊंगा, सब्र बनाऊंगा। मगर एक बात याद रखना, मैं जुदा नहीं होना चाहता और ये चाहत मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दी है। उसकी आवाज़ में मजबूती थी और कामिल यकीन भी। एल्जिना ने अश्कबार आंखों से उसे देखा। मैंने इस रिश्ते को खेल नहीं समझा ज़ेनी। मैंने तुम्हें चाहा है तो जिम्मेदारी के साथ। मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। उसने एतमाद से उसे देखा। दोनों की नजरें मिली। यारा रिवर की लहरों में रोशनी लर्जी। अगर अल्लाह ने अभी रास्ता बंद रखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। कभी कभी वो हमें सब्र सिखाता है, फिर अता करता है। यह हमारे सब्र का इम्तिहान है। उसने बात जारी रखी। एल्जिना साकिन हो गई थी। या अल्लाह, मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैंने कहीं और रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। एल्जिना को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगता है अब वापस चलना चाहिए। मेलबर्न शहर पर रात फैल चुकी थी, तो एल्जिना ने बिना हकीकत बताए वापसी का फैसला किया। श्योर, लेकिन जब भी कदम डगमगाए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ज़ेनी। जियाल ने दोबारा उम्मीद दिलाई। वो लाजवाब हो गई थी, इसलिए महज सर हिलाकर आगे बढ़ गई। जियाल उसके पीछे हो लिया। वह विंडो सीट पर ट्राम की खिड़की के साथ सर टिकाकर बैठी रही। शहर पीछे भाग रहा था और दिल भी पीछे रह गया था। जियाल दूसरे सीट पर बैठा उसी के सिम देख रहा था। शायद किस्मत में हमारा साथ यहीं तक था।
اس نے وہی جملہ بار بار دل میں دہرایا مگر ہر بار دل انکار کر دیتا۔ میں نے کیوں کہا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا واقعی میں یہ چاہتی ہوں یا بس ہار مان رہی ہوں؟ اس نے بے چینی سے پہلو دیکھا۔ زیال کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھی۔ دعا سر بھروسہ، وہ جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور میں نے ہاں کیوں کہی؟ وہ اپنے فیصلے پر پشیمان ہو رہی تھی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی ہمت دے۔ اس نے دل میں دعا کی مگر دل نہ مضبوط ہوا نہ مطمئن۔ یونیورسٹی روڈ پر وہ دونوں ٹرام سے اتر کر یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ایلزینا اپنے کیمپس کے سمت بھاگی اور زیال وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ اسے آخری مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ بدقسمتی سے لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ دوسروں کی محبت کو ٹھکرا سکتے ہیں، مگر چاہے آپ کی محبت کتنی ہی سچی و گہری کیوں نہ ہو، آپ منچاہے شخص کی زندگی میں چاہ کر بھی کبھی وہ مقام نہیں پا سکتے جو آپ چاہتے ہیں۔ زیال کی محبت کتنی ہی سچی کیوں نہ تھی، ایلزینا ذمہ داریوں کی خاطر ٹھکرا کر جا رہی تھی۔ ہوا کا شور، جہاز کے فلور پر ہلکی ہلکی کمپن اور مسافروں کی باتیں، یہ سب کچھ ایلزینا کے کانوں سے گزرتا رہا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ میلبرن سے کراچی کا یہ سفر اس نے بغیر کسی کو بتائے لیا تھا، نہ ہی زیال کو نہ کسی دوست کو۔ وہ رات اندھیری میں اکیلے بنا کسی سے ملے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور خوف کا امتزاج تھا، خوف اس بات کا کہ وہ جا کر اپنے فیصلے کا بوجھ کیسے سنبھالے گی، اور الجھن نئے زندگیوں سے جڑنے کی۔ دبئی ایئرپورٹ پر افروز پھوپھو اور یاشم کی بڑی بہن اپنی فیملی سمیت اس کی منتظر تھی۔ ان سب سے ملی اور بقیہ سفر شروع ہوا۔ پلین میں بھی وہ خاموش تھی۔ جیسے جیسے پاکستان قریب ہو رہا تھا اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کرتے ہی وہ سست قدموں سے ایئرپورٹ کے ہال میں داخل ہوئی۔ نظارے بدل گئے، یہاں کی ہوا، خوشبو اور ہلکی ہلکی ٹریفک کی گونج، سب کچھ پاکستان کی زمین کی یاد دلا رہا تھا۔ رانا اور یاشم کے ساتھ عباد بھی انہیں لینے آیا تھا۔ وہ 2 سال بعد مما سے مل کر رو پڑی۔ یہ آنسو مسافری کے تھے یا دل میں دبائے کسی دکھ کے، وہ سمجھ نہ پائی۔ کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ اپنے شہر کی چھتوں، روشنیوں اور ہلکی ٹریفک کی آوازوں میں ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی، مگر دل بھاری تھا۔ اس کا ذہن ایک طرف خوشی میں مبتلا تھا کہ وہ پاکستان واپس آ گئی، اور دوسری طرف خوف میں کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ سب لوگ انگیجمنٹ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹیں، ہاتھوں میں فہرستیں اور ہر طرف خوشی کا شور۔ زینی خوش آمدید، سب کیسا رہا؟ دادی نے آگے آ کر اسے گلے لگایا۔ ایلزینا خوشدلی سے ان سے ملی۔ دادی سے مل کر وہ دادا کی جانب بڑھی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے بہت سی دعائیں دی۔ ایلزینا مسکرائی مگر اندر سے دل اداس تھا۔ یہ مسکراہٹ صرف رسم کی ضرورت تھی، دل کے اندر ایک خالی پن اور ایک بے سکونی چھپی ہوئی تھی۔ باقی دونوں پھوپھو بھی وہیں موجود تھیں۔ شاہ پیلیس کا ایک ایک کونا چہک رہا تھا، بڑوں کی باتیں، بچوں کا شور۔ ایلزینا نے سب کو باری باری دیکھا۔ میں بھی کتنی ناشکری ہوں، اتنی محبتوں، رحمتوں، برکتوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی ذرا سی تکلیف پر اللہ سے شکوہ کرنا ہو گئی، جبکہ وہ رب تو فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر یہ نا امیدی کیسی؟ اس نے سب کو اتنا خوش دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا، کیا کہیں اور بھی سوتیلے اولاد کو اتنی قدر ملتی ہے؟ نہیں، دل نے خود ہی جواب دیا تھا۔ آنکھیں پھر سے بھر آ گئی۔ پاپا دیکھو، آپ ہی پھر رو رہی ہے۔ عباد نے یاشم کو متوجہ کیا۔ کیا ہوا؟ اتنے آنسو؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ یاشم اس کے یوں بار بار رونے پر پریشان ہو گیا۔ چاروں پھوپھو، دادا دادی اور مما بھی اس کے سمت متفکر نظروں سے دیکھنے لگیں۔ بس وہ، آپ سب کو بہت مس کیا میں نے، اس لیے آج ایک ساتھ ایسے خوش دیکھ کر جذباتی ہو رہی ہوں۔ ایلزینا آنسو صاف کرتے خود ہی ہنس پڑی۔ یہ خوشی آپ کی بدولت ہی مل رہی ہے بیٹا، ہماری دعا ہے آپ اس سے بھی زیادہ خوش رہیں۔ عفان شاہ صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ ساتھ بیٹھے ہاشم نے اسے خود سے لگایا تھا۔ زینی، تھک گئی ہوگی نا، جاؤ کچھ دیر آرام کر لو۔ رانا نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ سر کو خم دے کر سب کے درمیان سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اس وقت واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ شب و روز گزرتے گئے اور انگیجمنٹ کی تیاریاں عروج پر پہنچتی گئی۔ وہ اتوار کا دن تھا، روشن اور تابناک۔ رانا پیارے سے ڈیزائنر ڈریس میں تیار ہو کر بٹ ہاؤس پہنچی۔ گیٹ کے سامنے کار سے اتری اور ڈور بیل بجائی۔ دروازہ سمر نے کھولا۔ 23 سالہ جوان اور ہینڈسم لڑکا اتنے عرصے بعد پھوپھو کو یوں بنا کسی خاص تہوار کے گھر آتے دیکھ کر حیران ہوا۔ پھوپھو آئیے، سمر نے اپنا مزاج اچھا کرتے ہوئے انہیں اندر بلایا۔ کیسے ہو سمر؟ رانا نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ سمر کو ایک اور جھٹکا لگا۔ رانا پھوپھو اس کے ساتھ اتنی نرم خو؟ جی ٹھیک، اور آپ؟ اسے سمجھ نہ آیا بات کی شروعات کیسے کرے۔ وہ کبھی پھوپھو سے اتنا فرینک نہیں ہوا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، سب گھر پر ہے نا؟ اس نے لاؤنج کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اتوار کی صبح سب لیٹ اٹھا کرتے تھے اور اس وقت ناشتہ کر رہی ہوں گے، یہ رانا جانتی تھی، اس لیے اس وقت گھر پر آنا ٹھیک سمجھا۔ رانا آؤ، یہاں آؤ۔ عاطرہ بیگم بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے چہک گئی۔ رانا والدین کو سلام کرتے باری باری ماں اور باپ سے ملی۔ حمدان اور اریبہ کے ساتھ وہ مصور سے بھی اچھے سے ملی۔ صدیف سے ملتے قدرے ہچکچاہٹ موجود تھی، مگر آیت کے ساتھ اس کا اچھا رویہ دیکھ کر تو سب حیران ہو گئے تھے۔
कैसी हो आयत? राना उससे गले मिली। आयत ने फौरन उसे खुद से लगा लिया था, जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा हुआ मिला हो। तुमसे मिलकर अच्छी हो गई राना। आयत की पलकें भीग गई। मैं आज बहुत खुश हूँ और आप सबको ये खुशी की खबर देने आई हूँ। मेरी फैमिली के बिना तो मेरी ये खुशी नामुकम्मल है। वो वजाहत देते घूमकर शुएब साहब के पास आई। अल्लाह हमेशा खुश रखे। ऐसी क्या खबर है? शुएब साहब ने इसके कंधे के गिर्द बाजू हमायल किया। बाबा, हमारी एल्जिना का रिश्ता तय हो गया है। राना ने खुशी से सरशार होते खबर सुनाई। सबकी आंखें चमक गई, मुबारकबादें गूंज उठी। मीशाइम और समर ने शाकी आलम में एक दूसरे को देखा। वहीं आयत भी कदरे हैरान फिर परेशान हुई थी। वो तीनों सियाल के जज्बात से खूब वाकिफ थे, इसलिए एल्जिना का कहीं और रिश्ता हो जाना उनके लिए खुशी की खबर नहीं थी। मम्मी बाबा, आज वो सब ज़ैनी से मिलने आ रहे हैं, आप सबको भी लाजमी आना है। उसने प्यार और सख्ती के मिले जुले तासुरात से हिदायत दी। हमारी बच्ची की खुशियों में हम कैसे शरीक नहीं होंगे, हम सब ज़रूर आएंगे। आतिरा बेगम ने फ़ौरन हामी भरी। हमदान, अरीबा, मुसव्विर और सदीफ भी खुश नजर आए। समर ने फ़ौरन अपने जज्बात काबू कर लिए थे। मीशाइम और आयत भी नॉर्मल होने की कोशिश में मसरूफ़ रही। ये एंगेजमेंट का कार्ड, राना ने जताते हुए कार्ड आयत के जानिब बढ़ाया। बहुत मुबारक हो राना, अल्लाह हमारी ज़ैनी को हमेशा खुश व आबाद रखे। आयत ने तहे दिल से अपनी भतीजी को दुआ दी। राना ने सफाकी से हम्मम करते रुख फेर लिया। आयत ने वापस दुखी होते सर झुका लिया। समर 2 कदम के फासले पर खड़ा, कभी अपनी मम्मी को देखता, कभी फुफ्फो को। गैर महसूस अंदाज में चेहरे के उजलात तन गए थे। उसे बचपन से ही राना का यूं आयत के साथ बुरा सलूक करना, उसे तदलील करना, उसे अहमियत न देना, बात बात पर ताना देना बुरा लगता था। अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसका ये जज्बा नफरत में बदल चुका था, जिसके अंजाम बहुत तबाहकुन होने वाला था। मेलबर्न शहर में जियाल 2 दिन कैंपस से हॉस्टल और हॉस्टल से कैंपस जाता रहा। एल्जिना से तो वैसे भी राब्ता कम हो चुका था। पिछले कुछ दिनों से इसका हुरैब से भी राब्ता न हो सका था। इस रोज़ वह लॉ कैंपस गया, पर न उसे एल्जिना मिली और न हुरैब। विंटर हॉलीडेज़ की खातिर सब अपने अपने वतन गई है। हुरैब तो पाकिस्तान गई है। एल्जिना ने बताया तो नहीं, पर वो भी पाकिस्तान गई होगी। जॉन ने उसे आगाह किया। मैं भी आज रात कोरिया के लिए निकल रहा हूँ। तुम्हारा क्या प्लान है? उसने जियाल से पूछा। मेरा यही रहने का प्लान है, उसने सरसरी सा जवाब दिया और अजलत में वहां से निकल गया। ज़ैनी मुझे बिना बताए पाकिस्तान गई है। ऐसी भी क्या नाराज़गी? जब इसके जाने का प्लान था तो उस दिन क्यों नहीं बताया? वो राहदारी पर चलते हुए बहुत उलझ गया था। उसने फ़ौरन मोबाइल निकाल कर एल्जिना को कॉल मिलाई, पर मोबाइल बंद आ रहा था। उसे मज़ीद परेशानी होने लगी। वो पाकिस्तान गई है तो मम्मी को ज़रूर पता होगा। उसने अगली कॉल आयत को मिलाने की सोची, मगर वहां से भी जवाब नादार्द हो। क्या रहा है, कोई मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? परेशानी अब खौफ में बदल गई। अलग अलग वसवसों ने घेर लिया था। इस रोज शाह पैलेस के हर कोने में रंग रोशनी और हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। लाउंज में मेजें सजी हुई थी, मिठाई के डिब्बे, फूल और तहफ़ हर तरफ बिखरे थे। मम्मा, फुफ्फू और दादी सब छोटे छोटे कामों में मसरूफ़ थी। बेटा, ये रंग का साड़ी पहन लो, तुम्हें खूब जचेगा। दादी ने एक कपड़ा इसके कंधे के साथ लगाया। नहीं, ये गहरी नीली ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेगी। दूसरी फुफ्फो ने माँ की बात रद्द करते इसके दूसरे कंधे से अपनी पसंद का ड्रेस लगाया। एल्जिना ने सबकी बातें सुनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। सब कुछ इसके लिए किया जा रहा था, मगर दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ था। आप सब भी ना, आज पहली मुलाकात है। साड़ी और ब्राइडल फ्रॉक क्यों पहनेगी ज़ैनी? सिंपल सूट ही अच्छा रहेगा। आफरोज ने माँ और बहनों के मशवरे पर नया मंतिक बताया। सारी खवातीन के बीच खामोशी छा गई और फिर अगले लम्हे एक एक करके सर अस्बात में हिले थे। आज रात के सलीम साहब और उनकी फैमिली डिनर पर मदो थे। बट फैमिली भी पोती के होने वाली ससुरालियों से मिलने आने वाली थी। ड्राइंग रूम इस रात कुछ ज्यादा ही साफ था। पर्दे नए लगे थे। सोफों पर तह लगे कवर बावर चाय के कप भी जैसे खास इस लम्हे के लिए रखे गए हो। सबसे पहले बट फैमिली तशरीफ लाई। एल्जिना नाना नानी मामू मामी से मिलकर बहुत खुश हुई। मीशाइम दोस्त और बहन का किरदार निभाने एल्जिना की बाकी कजिन्स के साथ इसके रूम में आ गई। कोई इसकी ज्वेलरी सेट कर रही थी तो कोई ड्रेस। मीशाइम इसके तासुरात से दिली कैफियत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर एल्जिना बेतासुर बैठी रही। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी हुआ। सलीम साहब और उनकी फैमिली, मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी फैमिली के बशमूल 11 अफराद तशरीफ फरमा हुए। सब लाउंज के सोफों पर बराजमान हुए। समर और मुसव्विर ड्राइंग रूम में से कुछ एक्स्ट्रा सीट्स भी लाउंज में ले आईं। बातचीत और तारुफ का सिलसिला शुरू हुआ। शब साहब भी सलीम साहब और उनके बड़े भाई मुस्तफ़ा साहब से मिलकर बहुत खुश हुए थे। कियान बड़ों के माबैन कदरे शर्मा रहा था। इसके एक तरफ आफान साहब और दूसरे सिमत शुएब साहब बैठे थे। सफ़ेद कमीज शलवार और ब्लैक वेस्ट कोट ज़ेब तन की वो बहुत खूबरू वजीहा मर्द था, जो किसी भी जिन्स मुखालिफ को फरेफ्ता कर सकता था। मिसेस सलीम और मिसेस मुस्तफ़ा आतिरा बेगम और फरीहा बेगम के पास जा बैठी तो उनकी बहू बेटियों ने राना, आयत, अरीबा और याशिम के बहनों के गिर्द माहौल जमाया। एल्जिना अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने खुद को देख रही थी।
गोल्डन कलर का हल्के जरी के काम वाला लिबास, हल्का मेकअप, स्टाइल से बंधे हुए बाल, सादगी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर इस खूबसूरती में मुस्कुराहट शामिल नहीं थी। बेटा सरा जल्दी करो, वह लोग आ गए हैं। राना ने इसके दरवाजे से अंदर झांक कर सदा लगाई। जी मामी, जैनी आपी तो कब से रेडी हैं, आफरोज की बेटी ने जवाब दिया। राना जाते जाते रुक गई, दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सरता पैर सताइशी नजरों से एल्जिना को देखा। मेरी बच्ची, आंखें भीग गई, दिल में बेटी की जुदाई का खौफ उभरा, किसी की नजर न लगे। उसने गीली सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज किया और इसकी बलाएं लेती पेशानी पर बोसा दिया। एल्जिना ने खुश्क आंखों से मम्मा को देखा था। क्या इस माँ की खुशी के लिए वो अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, इसके दिल ने जवाब दिया। राना उसे दुआएं देती मुड़ गई। एल्जिना, मिशाइम और दीगर कजिन्स के हमराह बाहर आने लगी। कमरे के बंद दरवाजे के करीब जाकर उसे अपना सर चकराता महसूस हुआ। सांस तेज होने लगी और दिल घबराने लगा। खुद को गिरने से बचाने उसने फौरन मिशाइम का हाथ थाम लिया। जैनी आपी, आप ठीक तो हैं? मिशाइम ने उसे सहारा देते फिक्रमंदी से पूछा। जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी था। ये पुराने सबक का इख्तिताम नहीं, नए मश्क की शुरुआत थी। जारी है नावेल नदामत पार्ट 2 असपलवशा साफी किस्त नंबर 23। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था। एल्जिना ने तेज तेज सांस लेते खुद को संभाला। आप बैठ जाइए, मिशी ने उसे तजवीज दी। नहीं, बाहर चलते। एल्जिना ने गर्दन और पेशानी पर आया पसीना साफ किया और कदम बढ़ा दिए। लाउंज में कई सारी आवाजें एक साथ गूंज रही थी। हर तबके के अफराद आपस में महव गुफ्तगू थे। राना बार बार एल्जिना के कमरे के सिम देखकर लब काट रही थी। राना, परेशान मत हो, सब अच्छे से हो जाएगा। आयत ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर दिलासा दिया। राना ने बेमुरुव्वती से इसका हाथ पीछे किया और घूरी से नवाजा। मैं लेकर आऊं उसे। आयत ने इसकी हरकत का बुरा न मनाते दोबारा कोशिश की। कोई जरूरत नहीं है, मैं तो चाहती हूँ वो तुम्हारे साय से भी दूर रहे। राना ने फिर से सफाकी दिखाई। अब की बार आयत छनप सी गई। आतिरा बेगम ने भी आयत को घूर कर खामोश करवाया था। मर्दों के घेरे में बैठे समर की नजरें इसी जानिब थीं। इन माँ बेटी का अपनी मम्मी के साथ ऐसा बर्ताव देखकर इसका जबड़ा सख्त हो गया, मगर वह जब्त करने मजबूर था। इन तीनों खवातीन के माबैन आंखों ही आंखों में इशारे जारी थे। जब लड़कियों की पैरों की छाप सुनाई दी, यह ले आ गई हमारी एल्जिना। आफान शाह साहब ने सबको इस जानिब मुतवज्जह किया। शाह फैमिली, बट फैमिली और खान फैमिली, सब ने एक साथ सर उठाकर इस जानिब देखा था। कियान तो इस गोल्डन ड्रेस में मलबूस दोशीज़ा पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उसने बहुत मर्तबा खुद को डपट कर इतने सब लोगों के बीच अपनी नजरें काबू करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। एल्जिना हल्के आवाज में सलाम करके नानी के पास बैठान बैठी। नानी ने इसके गाल पर प्यार किया था। मीशाइम और बाकी कजिन्स पीछे खड़ी हो गई थी। मिसेस सलीम और मिसेस मुस्तफ़ा में सताइशी नजरों का तबादुला हुआ। कियान की भाभी और बड़ी बहन ने एल्जिना से हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वो बारी बारी नज़ाकत से उन सबके सवालों के जवाब देती रही, कभी मुस्कुरा देती, कभी शर्मा देती। उसने एक मर्तबा भी कियान के जानिब नहीं देखा। उसे ज़रूरत ही महसूस न हुई। जब पसंदीदा शख्स न मिले तो बदले में जो भी मिले इंसान के लिए बेवकत रहता है। बेटी माशा अल्लाह बहुत सलीकामंद लग रही है, तालीम मुकम्मल कर रही हो ना? मिसेस मुस्तफ़ा चूंकि फैमिली की बड़ी थी तो पहला सवाल उन्होंने किया। जी, वकालत के 3rd ईयर में हूँ, एल्जिना ने खुश लाकी से जवाब दिया। मिसेस मुस्तफ़ा मुसरत से कैफ अंदाज हुई। फिर तो इनसे बहुत बनेगी तुम्हारी, इन्हें तो बस वकालत पर बहस करने वाला चाहिए। मिसेस मुस्तफ़ा ने अपने मियाँ का जिक्र किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो हमारे शहर की शान है, इनकी सोहबत तो नसीब वालों को मिलती है। हमारी खुश नसीबी है कि एल्जिना का रिश्ता आपके खानदान में हो रहा है। फरीहा बेगम ने तारीफ कर दी। एल्जिना ने मुस्कुराते हुए दाएं सिम देखा तो दूसरे सोफे में अरीबा के साथ बैठी आयत पर नजर पड़ी। यकदम इसका हलक खुश्क हो गया। जहन में जियाल का चेहरा उभरा था, जो इस वक्त मेलबर्न में इसका मुंतजिर था, और वह यहाँ किसी और से जुड़ने आई थी। आयत ने मोहब्बत पाश नजरों से एल्जिना को देखा था। एल्जिना मुस्कुरा भी न पाई, चेहरे पर एकदम उदासी छा गई। शाह साहब, हमें सादगी पसंद है, हम चाहते हैं कि बहू बेटी बनकर आए। सलीम साहब ने अपनायत से कहा। हम भी चाहते हैं, बेटी जहाँ रहे खुश रहे। शाह साहब ने उनकी तायद की। सियों के पास चेयर पर बैठी मिशाइम का फोन बजा। कॉल जियाल की थी। उसने हैरान होते एल्जिना पर नजर डाली। वो कियान की बहन के साथ बातों में मसरूफ थी। मिशाइम उठकर तेजी से सबके पीछे से गुजर कर लाउंज से बाहर पोर्च में निकल आई। अस्सलामु अलैकुम भैया, उसने कॉल मौसूल की। वालेकुम अस्सलाम मशाइम, कैसी हो, कहाँ हो सब? मम्मी को कॉल की, उन्होंने नहीं उठाया। समर ने भी जवाब नहीं दिया। सब खैरियत है ना? जियाल की आवाज में परेशानी वाज़ेह थी। भैया, हम सब शाह पैलेस आए हुए हैं, पुफ्फो खुद इनवाइट करने आई थी। मिशाइम ने हल्के आवाज में जवाब दिया। नजरें अब भी लाउंज में थी। अंदर खाना लग रहा था और पहले सब बड़ों ने डाइनिंग एरिया के जानिब कदम बढ़ाया। वहीं कियान की बहन उसे एल्जिना से मुतारिफ करवा रही थी। वाह, शाह पैलेस, जियाल महफूज हुआ। हाँ, यहाँ पता चला था। जैनी पाकिस्तान आई हुई है ना, इसी सिलसिले में दावत होगी। कमाल है, फुफ्फो इतनी अच्छी कैसे बन गई? जियाल ने खुद उनके जाने का मकसद अक्स किया। भैया, क्या आपको सच में नहीं पता? मिशाइम ने हैरत से पूछा।
क्या नहीं पता? जियाल सोच में पड़ गया। भैया, ज़ैनी आपी का रिश्ता तय हो गया है। नेक्स्ट वीक उनकी एंगेजमेंट है। आज हम सब लड़के वालों से मिलने इकट्ठा हुए हैं। मिशाइम ने बेचैनी से सूरत हाल इसके गोश गुजार की। वहीं जियाल अपनी जगह जामिद हो गया था। उसे लगा मानो इसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। उसे कानों सुने लफ्जों पर यकीन न आया। ये खबर इस पर आसमान टूटने के मानिंद गिरी। भैया, ज़ैनी आपी ने आपको नहीं बताया क्या? मिशाइम दोबारा मुस्तफसिर हुई। लाउंज में अब कियान और एल्जिना साथ साथ बैठे थे। एल्जिना खामोशी से सर झुकाए हुई थी और कियान बात करने की कोशिश में मसरूफ नजर आया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको तो ज़ैनी आपी पसंद थी ना, फिर आपने उसे अपने दिल की बताई नहीं। मिशाइम के आबरू ढल गए। वो यहाँ किसी और से एंगेजमेंट कैसे कर रही है? उसने हूँ किया। आवा मिशी, मैं बाद में बात करता हूँ। जियाल को अपना आप मन मिट्टी तले दफन महसूस हुआ। उसने मिशाइम का जवाब सुने बगैर कॉल काट दी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने फोन बंद नहीं किया, बस स्क्रीन को देखता रहा। जैसे अल्फाज बदल जाएंगे अगर वो ज्यादा देर देखेगा। सांस जरा भारी हो गई। दिल ने एक लम्हे को मानने से इनकार किया। वो प्ले ग्राउंड के किनारे खड़ा हो गया। तलबा व तालिबात गुजर रहे थे, कोई जल्दी में, कोई हंसता हुआ। किसी को खबर नहीं थी कि इस एक लड़के के अंदर कुछ खामोशी से टूट रहा है। उसे यारा रिवर की वो शाम याद आ गई। अधूरी बातें, अधूरी मुस्कुराहट। वो क्या करे, कैसे ज़ैनी को रोके? उसने फौरन होश संभाल कर आगे का लाया अमल सोचा। कलाई पर बंधी घड़ी देखी। दफ्तरी औकात खत्म होने में अभी 1 घंटा बाकी था। बिना सोचे समझे उसने मेन रोड की तरफ दौड़ लगा दी। उसे एंगेजमेंट से पहले पाकिस्तान पहुंचना था, इसलिए पाकिस्तान एम्बेसी का रुख किया। वहीं शाह पैलेस में सबके खाने पीने और खुशगप्पियां जारी थीं। कियान चुपचाप एल्जिना को देख रहा था, तजस्सुस से नहीं बल्कि गौर से, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि इतनी खामोश क्यों है। क्या वकील इतने खामोश होते हैं? आखिर उसने गला साफ करते हुए आहिस्ता से पूछा, आपको मौसीकी पसंद है? उसने महज एल्जिना को गोया करने पूछा। वह चौंकी। पल भर को यारा रिवर, मेलबर्न और वह सब याद आ गया जो वो बमुश्किल दिल में दफनाने की कोशिश कर रही थी। जी, पहले शौक था। उसने सिर्फ इतना कहा। मुझे भी फोक म्यूजिक पसंद है। नुसरत फतेह अली खान साहब मेरे फेवरेट हैं। कियान ने इसके इल्म में इजाफा किया। जवाबन एल्जिना ने महज सर को खम दिया। एक दफा भी गर्दन घुमाकर साथ बैठे शख्स को नहीं देखा। कियान उसे नॉट इंटरेस्टेड पाकर खामोश हो गया और गर्दन दूसरे सिमत घुमाकर डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे बुजुर्गाने खाना को देखा। सब खाना खा चुके थे और अब मीठा खाने में मसरूफ थे। एल्जिना कमर सीधी रखे इस्तिराब में बैठी लाउंज से बाहर देख रही थी। उनसे थोड़ा फासले पर दूसरे सोफे पर समर और मुसव्विर टांग पर टांग जमाए बैठे नजर आए। समर की तेज नजरें एल्जिना पर टिकी हुई थी, वही नजरें जो दुबई एयरपोर्ट और मेलबर्न में भी इसका पीछा करती रही थी, जिससे एल्जिना अनजान थी। मुलाकात का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। रुखसत लेते कियान सबसे बहुत अच्छे से मिला। वहीं सलीम साहब और मुस्तफ़ा साहब ने भी एल्जिना को दुआएं दी। जल्द ही एंगेजमेंट की शाम मिलने का वादा करते खान फैमिली वापसी के लिए रवाना हुए। कियान बहुत अच्छा लड़का है, माशाअल्लाह से, हमारी ज़ैनी को बहुत खुश रखेगा। नानी ने इसकी बलाएं ली। एल्जिना उनके गले लग गई। दिल फिर से भारी हो रहा था। नाना ने भी उसे प्यार किया। एक एक करके बट फैमिली ने भी वापसी का रुख किया। एल्जिना उन्हें विदा करके कमरे में आ गई। क्या मैं ये शादी कर पाऊंगी? क्या मैं इंसाफ कर पाऊंगी? उसने फौरन ज्वेली उतारी, हाथ की पुश्त से लिपस्टिक साफ किया। आंसू बह जाने को थे। दिल घबरा रहा था, सांस रुक रही थी। वह जानती थी ये लोग बुरे नहीं हैं, ये लड़का भी शायद अच्छा है, मगर दिल कहीं और अटका हुआ था। आई एम सॉरी सियाल। उसने जार व कतार में आवाज रोते हुए गायबाना तौर पर उससे माफी मांगी, जो उसे रोकने इस वक्त मेलबर्न की सड़कों पर दीवाना वार भाग रहा था। शहर की मसरूफ सड़कों पर गाड़ी खुशगवार माहौल के साथ चल रही थी। पिछली नशिस्त पर मिसेस सलीम राना और उनके दरमियान एल्जिना बैठी हुई थी और सामने ड्राइवर के साथ कियान बैठा था, सादा मगर बावकार वजीहा मर्द। अगर एल्जिना के दिल में जियाल न होता तो उसे कियान को हम सफ़र चुनने में कभी इतनी दुश्वारी का सामना न करना पड़ता। शीशे के पार बाजार की रौनक, दुकानों की रोशनियां और लोगों की हंसी, सब कुछ जिंदगी से भरा हुआ था। गाड़ी में वो नए रिश्ते थे, नए लहजे, नई तवक्कुआत भी। सलीम साहब की अहलिया मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, आज तुम्हारी पसंद देखने आए हैं। अंगूठी ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा याद रहे। उन्होंने एल्जिना के हाथ पर अपना हाथ रखा। जी आंटी। उसने मसनी मुस्कान के साथ सर हिलाया। राना ने फखरिया नजरों से अपनी बेटी को देखा था। गाड़ी एक शानदार ज्वेलरी शॉप के सामने रुकी। कियान ने पहले निकलकर पिछला दरवाजा खोला। बारी बारी वो तीनों खवातीन गाड़ी से उतरी। वो ज्वेलरी स्टोर में दाखिल हुए तो रोशनी और चमक ने आंखों को चंदिया दिया। शीशे के शोकेस में रखी ज्वेलरी किसी ख्वाब की तरह जगमगा रही थी। एल्जिना का बेख्तियार हाथ अपने कान के लोह पर गया। ईद का दिन, टिफनी एंड को का वो जगमगाता स्टोर और जियाल का उसे वो पल टॉप्स पहनाना, इसकी एक एक अदा याद आई थी। वो सब एक लंबे डिस्प्ले के आगे बैठे सेल्स गर्ल ने एक एक करके डिजाइन निकाले। सफेद सोना, हीरे, सादा और भारी डिजाइन। हर अंगूठी अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। सलीम साहब की अहलिया ने एक अंगूठी उठाई। ये देखो कितनी खूबसूरत है। एक भारी डिजाइन की रिंग उन्होंने राना को दिखाई।
राना ने सताइशी नजरों से इस रिंग को देखा, फिर एल्जिना के आगे किया। उसने बेदिली से वो रिंग थामी। मिसेस सलीम उठकर इसके पास आई और अंगूठी पहनाई जो इसकी आधी उंगली को छुपा गई। माम, कुछ और भी देख लेते हैं। कियान को डिजाइन खास पसंद नहीं आया। रिंग खूबसूरत थी और कीमती भी, मगर दिल ने फौरन हाँ नहीं की। फिर इसकी नजर एक सादा सी अंगूठी पर ठहर गई। बारीक सी बैंड, एक छोटा सा हीरे का नगीना। इसके जबान से एक लफ्ज फिसला। इसकी आवाज खुद इसके लिए हैरान कुन थी। कियान ने वो अंगूठी उठाई, गौर से देखी, फिर इसकी तरफ बढ़ाई। क्या मैं? उसने इजाजत चाही। एल्जिना ने इसके अकब से नजर आती राना को देखा। उसने मुस्तहकम अंदाज में पलकें झपकाते इजाजत दी। एल्जिना ने हल्का सा सर हिला दिया। कियान ने बहुत एहतियात से अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई, ऐसे जैसे कोई नाजुक चीज थाम रहा हो, बगैर किसी दावे के। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है, मिसेस सलीम ने दिल थाम कर कहा। अल्लाह नजर से बचाए, राना ने भी इसी अंदाज जान निसारी से बोला। कियान की मुस्कान बड़ी हो गई। एल्जिना बस खामोशी से देखती रही। अपने हाथ को देखकर उसे एहसास हुआ कि एक नया रिश्ता इसकी उंगली में चमक रहा है और एक पुरानी मोहब्बत कहीं अंदर धुंधली हो रही थी। यह डन कर दे। एल्जिना ने फौरन अंगूठी वापस निकाली और टेबल पर रखकर सेल्स गर्ल को मुखातिब किया। एंगेजमेंट रिंग्स की शॉपिंग करके वो बकिया। शॉपिंग के लिए लकी वन मॉल आ गए। कपड़ों की शॉपिंग शुरू हुई। कियान फासले पर रहा, न ज्यादा मुदाखलत न गैर जरूरी खामोशी। कभी कभार बस इतना कह देता, ये रंग आप पर नम लगेगा और ये थोड़ा ज्यादा भारी है। हर जुमला नपा तुला, हर रवैया बावकार। एल्जिना हमा वक्त बेदिली से साथ चलती रही। एक शॉप में कैश काउंटर के पास वो दोनों अकेले रह गए। राना और मिसेस सलीम अगली शॉप में जा चुकी थीं। एल्जिना, मैं जानता हूँ ये सब अचानक है, आप पर भी और मुझ पर भी। मैं बस बीच की झिझक को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कहीं आपको लगे कि मैं जल्दी बढ़ गया हूँ तो मुझे रोक लेना, मैं रुक जाऊंगा। कियान ने बहुत ही नरमी से कहा। हम ओके, मैं कह दूंगी। एल्जिना ने पहली बार इसकी तरफ देखकर जवाब दिया। वो मशकूर होता मुस्कुराया। शॉपिंग मुकम्मल करके वो मॉल से निकल रहे थे कि एक एहसास के तहत एल्जिना रुक गई और फौरन पीछे मुड़ कर देखा। उसे किसी के मौजूदगी के एहसास ने जकड़ लिया था। ज़ैनी, क्या हुआ? राना ने उसे मुखातिब किया। मिसेस सलीम और कियान ने भी मुतफक्किर होते उसे देखा। कुछ नहीं, वो खिजलत महसूस करते सर झुका गई। सब ने सुकून का सांस लिया और अपना सफर शुरू किया। गाड़ी में वापसी के वक्त सलीम साहब की अहलिया ने खुशी से कहा, आज की शॉपिंग यादगार रहेगी। हाँ बिल्कुल, राना ने तायद की। एल्जिना आने वाले कल से अनजान फिर से खिड़की के बाहर देखती रही। कराची की रात खामोश नहीं थी, बस शोर जरा दब गया था। एयरपोर्ट के दरवाजे से निकलते हुए जियाल ने गहरी सांस ली। मेलबर्न की सर्द हवा अभी तक इसके जिस्म में थी, मगर दिल यहाँ पहले ही पहुंच चुका था। उसने किसी को फोन नहीं किया, न दोस्त न रिश्तेदार। ये सफर ऐलान के लिए नहीं था, ये तो आखिरी कोशिश थी। गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी और इसके जहन में कई सारे ख्यालात उभर कर मादूम होते। एयरपोर्ट से वो सीधा शाह पैलेस पहुंचा। घर के बाहर गाड़ी रुकी। वही दरवाजा, वही दीवारें, मगर आज उनके बीच एक फैसला खड़ा था। रात के 11:30 बज रहे थे, इसलिए उसने गार्ड को सिर्फ एल्जिना को खबर करने भेजा। दूसरे सिमत एल्जिना अपने बेड पर बेमकसद लेटी छत को घूर रही थी। कल मेहंदी थी और परसों एंगेजमेंट। जिंदगी एक पल में पलट गई थी। अभी वो इन्हें सोचों में गुम थी। जब इसके कमरे का दरवाजा बजा, वो चौंकी। पहले घड़ी देखी, फिर नाइट ड्रेस पर ही चेयर पर पड़ा स्कार्फ लिया और दरवाजा खोला। बीबी, आपसे मिलने जियाल आए हैं, मुलाजिमा ने जम्हाई रोकते कहा। उसे गार्ड ने एल्जिना को खबर करने उठाया था। एल्जिना की आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुल गया। आयत के जरिए उसे पता तो चल गया होगा, ये बात एल्जिना जानती थी, मगर वह यूं पाकिस्तान आ जाएगा ये गुमान में नहीं था। एल्जिना फौरन मुलाजिमा को साइड पर करके बाहर की जानिब भागी। जियाल पोर्च में खड़ा था। एल्जिना सीढ़ियां उतर कर पोर्च में आते रुक गई। जियाल ने खस कदर शिकवा कुन नजरों से उसे देखा था। उसे लगा वो यहीं दफन हो जाएगी। उसने फौरन आस पास नजर दौड़ाई और जियाल का हाथ पकड़कर लॉन के तारीख हिस्से में ले गई। जियाल, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसने दबे हुए आवाज में पूछा। मैं क्या कर रहा हूँ? जियाल हैरान हुआ। तुम क्या कर रही हो ज़ैनी? बिना बताए यहाँ आ गई और अब ये सब? उसे यकीन न आया। किसी और से शादी कैसे कर रही हो? जियाल का दिल फट जाने को था। कैसे कर रही हूँ मतलब? माँ बाप ने रिश्ता पसंद किया और मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कर दी। देसी घरानों में शादियां ऐसी तो होती है, एल्जिना ने घबराए हुए अंदाज में जवाब दिया। उसे किसी के बाहर आ जाने का खौफ था, तो जियाल बिना किसी खौफ व हरास के उसे बेयकीनी से देख रहा था। इतनी आसानी से हाँ कर दी, और वो हमारा प्यार, हमारे वादे। उसने याद दिलाना चाहा। कौन सा प्यार, कौन से वादे? एल्जिना फौरन इनकारी हुई। जियाल का मुंह खुल गया। इसकी हैरत में शदीद इजाफा हुआ। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था। आपको गलत फहमी हुई है। आपने खुद ही मेरी नरमी को प्यार समझ लिया होगा और झूठ बोलने लगी। हकीकत तो यही थी कि वह जियाल से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन हालात उनके मोहब्बत के हक में नहीं थे। झूठ। मैं नहीं मानता ये सब। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे चाहती हो। जरूर ये सब फुफ्फो तुमसे करवा रही है। जियाल मानने को तैयार नहीं था। उसने नफी में सर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है जियाल,
मैंने अपनी मर्जी से हाँ की है। आप प्लीज कोई तमाशा मत बनाना। वो हाथ जोड़ने लगी। तमाशा तो तुमने मेरा बना दिया है ज़ैनी। इसका दिल भर आ गया। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मान लेता हूँ, पर ये तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, फिर क्यों किया ऐसा? गुलूगीर आवाज में शिकायत की। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एल्जिना ने सर झुका लिया। वो सियाल को टूटते नहीं देख सकती थी। रास्ता बन सकता था ज़ैनी, तुम एक दफा मुझसे कह कर तो देखती, मैं बना लेता रास्ता। क्या मैं इतना बेएतबार था तुम्हारे लिए? जियाल ने रुख फेर लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं ममा के खिलाफ नहीं जा सकती जियाल, प्लीज समझने की कोशिश करो। इसने दोबारा समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हें किसी से लड़ने को नहीं कह रहा। उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। मैं तुम्हें बस एक बार अपने दिल की सुनने को कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल राजी नहीं है। तुम क्यों जबरदस्ती खुद को अंधे कुएं में डाल रही हो? इसने अपना सर पकड़ लिया। आंखें भीग चुकी थी। सब बहुत खुश हैं। परसों एंगेजमेंट है, कार्ड्स बढ़ चुके हैं, हॉल बुक हो चुका है, कैटरर, म्यूजिक, डेकोरेशन सब हो चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। एल्जिना की आवाज लरज रही थी। रुखसार भीग चुके थे। कितना आसान है तुम्हारे लिए ज़ैनी, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि मैं कैसा हूँ गा उस दिन जब मैं सुनूंगा कि तुम किसी और की हो गई? जियाल भी जज्बाती हो रहा था। वो सिसक पड़ी। मैं मर्द हूँ, वो धीमी आवाज में बोला। मैं चीख नहीं सकता, मैं टूट कर रोने की इजाजत खुद को नहीं दे सकता मेरा, मगर खुदा गवाह है मैं अंदर से हर लम्हा मर रहा हूँ। प्लीज ज़ैनी, रोक दो ये सब। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। वो घुटनों के बल बैठ गया। ये मंजर उसके वकार का जनाजा था, मगर मोहब्बत का ऐलान। मैं तुम्हारे पाँव नहीं पकड़ रहा, वो रुहासी आवाज में बोला। मैं तुम्हारे सामने अपना सच रख रहा हूँ। प्लीज मत करो ये शादी। इसने हाथ जोड़ लिया। ऐसा मत करो, मुझे कमजोर मत करो, मेरा फैसला नहीं बदल सकता। एलजिना ने रुख दूसरी सिमत करके आंखें मीच ली। मैं तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा। जियाल खड़े होकर आंखों में देखकर बोला। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। इसने उसके हाथ थाम लिए, नरमी से, एहतराम से। अगर आज तुमने हाँ कह दी तो मैं मान लूंगा, मगर ये जान लो मैं तुम्हारी खुशी के नाम पर अपनी कब्र खोद रहा हूँ। वो एक पल के लिए रुका। आसमान में बादल गरज पड़े। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, वो सिसकती हुई बोली, और मैं तुम्हारा दिल बचाना चाहता हूँ। इसने फौरन जवाब दिया। यही फर्क है। इसने उसके हाथों को अपने सीने पर रखा। ये धड़कन सुनो, ये अभी भी तुम्हारे नाम पर है। क्या तुम इसे खुद मार दोगी? जियाल ने सवालिया नजरों से देखा था। दोनों के आंखों में आंसू थे। वो हाथ खींचने लगी, मगर रुक गई। बस एक बात सच्चे दिल से बता दो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? कभी मेरे लिए कुछ महसूस नहीं किया? वो आखिरी हद तक टूट चुका था। एल्जिना की जबान कांप रही थी, आंखें झुकी थी, आंसू बह रहे थे। वो एक लफ्ज न बोल सकी, और वो खामोशी चीख से ज्यादा दर्दनाक थी। तुम्हारी खामोशी मेरा जवाब है, इसने टूटी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें आखिरी सांस तक मांगा है, अब भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसका दर्द अब तैश में बदलने लगा। एल्जिना ने सहम कर उसे देखा। मैं खुद फुफ्फू से बात करता हूँ, वो तुम्हें जबरदस्ती मुझसे दूर नहीं कर सकती। इसने नया अज़्म लिया। नहीं जियाल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इसने रुहासी होकर इल्तिजा की। ज़ैनी, मैं ऐसे अपनी मोहब्बत को माँ के दबाव में आकर किसी और का होते नहीं देख सकता। जियाल ने फिर से नरमी से समझाने की कोशिश की। और मैं अपनी माँ का दिल टूटते नहीं देख सकती, चाहे खुद का दिल छलनी हो जाए। आवाज बुलंद होने लगी। अचानक हवा की रफ्तार तेज हो गई। जियाल बेचैनी से लब काटने लगा। प्लीज जियाल, आई रिक्वेस्ट यू, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, वरना मैं आपकी भी नहीं हो पाऊंगी। अगर आपने ये रिश्ता तोड़ा तो मैं खुद की जान ले लूंगी। आंसू से तर चेहरे पर सख्ती आ गई थी। जियाल की सांस रुकने लगी। दिल तो टूटा ही था, अब रूह भी निकल रही थी। ज़ैनी, मुझे इतना मजबूर मत करो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और का होते हुए। जान लेने की बात तुम कर रही हो, मगर वजूद मेरा खाली हो रहा है। जियाल ने खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया। तो मत देखो, क्यों आए मेलबर्न से? वापस चले जाओ, जाओ यहाँ से। एलजिना ने जोर से उसके सीने पर धक्का मारा। जियाल लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। आंसू बह निकले। ठीक है मिस एलिजना सिद्दीकी, जा रहा हूँ। जियाल 1 कदम पीछे हुआ। काश कि तुम्हें भी कोई तुम्हारे जैसा शख्स मिले, फिर वो तुम्हारी रूह का सुकून बने, और जब तुम उसके आदी हो जाओ तो वो तुम्हें भी ठीक तुम्हारी तरह छोड़ जाए, जैसे तुमने मुझे अपनी आदत लगाकर छोड़ा। फिर भी तुम महसूस कर सकोगी कि कैसा महसूस होता है जब जिंदगी तो बाकी हो, मगर जीने की उमंग मर जाए। इसने दर्द से जूझते हुए कहा। एल्जिना ने लब भींचकर अपनी सिसकी रोकी। जाओ, आज़ाद किया तुम्हें, कर लो माँ की पसंद से शादी, पर याद रखना मुझ जैसी मोहब्बत तुमसे कोई नहीं कर पाएगा। इसने आखिरी जुमला कहते कदम पीछे उठा लिए। बादल जोर की गरज के साथ बरस पड़ा। एलजिना मुंह पर हाथ रखे अंदर भाग गई, और जियाल शाह पैलेस के गेट से बाहर निकल गया था। जारी है नावल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 24। वो घर से निकला तो आसमान भी टूट चुका था। बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे किसी ने ऊपर से जब्त का बंद तोड़ दिया हो। वो सड़क के किनारे अकेला खड़ा था, न छतरी न गाड़ी। बारिश उसके बालों से होती हुई चेहरे पर बह रही थी, और आंसू, उनका फर्क अब खुद उसे भी मालूम नहीं था।
खुदा जाने क्या कसर रह गई थी उसे चाहने में कि वो जान ही नहीं पाई कि मेरी जान है वो बेबाक होकर सड़क पर चलने लगा। न बारिश न ट्रैफिक, उसे किसी चीज़ की परवाह न थी। मैंने क्या कम किया था? वो आसमान से सवाल कर रहा था, मोहब्बत की या खुदी की? रोते रोते जियाल हंस पड़ा, एक खाली जख्मी हंसी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें मांगा था, टूट कर चाहा था। बारिश में उसकी आवाज़ गुम हो गई। वो घुटनों के बल बैठ गया, सड़क पर, लोगों के सामने नहीं, खुद के सामने। या अल्लाह, ये पहला मौका था जब इसने खुद को मजबूत जाहिर नहीं किया। अगर वो मेरी नहीं तो मुझे भी मुझसे ले ले। बारिश तेज हो गई और एक मर्द जो दुनिया के सामने कभी नहीं झुका था आज मुकम्मल टूट गया। दूसरी तरफ एलजना अपने कमरे में सजदे में गिरी हुई थी। कमरे की लाइट बंद, सिर्फ जाए नमाज और उसकी लरजती हुई आवाज़ थी। या अल्लाह, उसके होठ कांप रहे थे। मैं नाफरमान नहीं बनना चाहती, मैं किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती। आंखों से बहते आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे। मगर अगर ये गलत है तो मुझे रोक ले, और अगर ये सही है तो मेरे दिल को सुकून दे दे। वो खामोश हो गई क्योंकि सुकून नहीं आ रहा था। इसने अपना सर जमीन पर रखा। या अल्लाह, अगर जियाल मेरी किस्मत नहीं है तो फिर इस मोहब्बत को भी मेरे दिल से निकाल दे। मगर दिल खाली होने से इनकार कर रहा था। वो सिसक पड़ी, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे आसान रास्ता दिखा दे। कमरे में खामोशी ने उसकी दुआ कबूल नहीं की, या शायद कबूल कर ली थी। उसे समझ न आया। रोते रोते वहीं इसने आंखें मूंद ली। फिलहाल वो इस जहां से गायब होना चाहती थी। दूर के मसाजिद में फजर की अजानें शुरू हो चुकी थी। बारिश रात भर बरस कर अब थम चुकी थी, मगर इस दिल में चला तूफान थम न सका। जियाल बेदम कदमों से चलता बट हाउस पहुंचा। आंखें थकी हुई, बाल और शेव बिखरे हुए, पैंट और शर्ट खस्ता हाल, डिजाइनर स्नीकर्स कीचड़ से लथरे हुए। डोर बेल की आवाज़ पर दादाजी बाहर आए, जो नमाज अदा करने पहले से उठे हुए थे। इतने सुबह सादिक बेल की आवाज़ पर सब घर वाले हड़बड़ा गए और एक एक कर के कमरे से बाहर आने लगे। सिद्दीक भी तेजी से पोर्च तक आया कि जियाल को सामने देखकर रुक गया। आयत सास के हमरा लाउंज के दरवाजे पर खड़ी ठिठक गई। अरे जियाल बेटा, कब आए? बता देते एयरपोर्ट आ जाते। कितना भीग गए हो? बैग कहाँ है? शुअब साहब पोते को देखकर खुश हुए। जियाल उनकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर पैर घसीटता हुआ अंदर दाखिल हुआ। दादाजी के साइड से गुजरकर वो पापा के सामने आया तो उन्होंने रोक लिया। जियाल, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? पापा ने फिक्रमंदी से उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्हें वो अपने हवास में नहीं लगा। जियाल ने उन्हें भी नजरअंदाज किया और सबके बीच में से गुजरकर अपने कमरे में चला गया। मैं देखती हूँ। आयत ने सास, ससुर और शौहर को इत्मीनान दिलाया और उसके पीछे चल पड़ी। जियाल कमरे में दाखिल हुआ था कि आयत उसके पीछे आ गई। जियाल, मम्मी ने मुतरन्नम लहजे में उसे मुखातिब किया। क्यों मम्मी? क्यों नहीं रोका फुफ्फू को? आप तो मेरी फीलिंग्स अच्छे से जानती थी ना, फिर क्यों ज़ेनी का रिश्ता होने दिया? वो भर आई आवाज़ में शिकवा कर गया। आयत जवान बेटे के आंसुओं पर तड़प गई। बेटा, तुम तो जानते हो राना को, वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मुझे नहीं पता था, इसने ज़ेनी का रिश्ता कहीं और कर दिया है। आयत ने हाथ बढ़ाकर उसे थामना चाहा। जब पता चला तब क्यों कुछ नहीं किया? उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। वो आयत का हाथ अपने कंधे से झटक कर पलटा और मम्मी की आंखों में देखकर शिकवा किया। राना तो मेरी सुनती नहीं है बेटा, और ये सब इतनी जल्दी हो गया कि ज़ेनी से बात करने का मौका नहीं मिला। आयत ने उसे खुद से लगाकर समझाने की कोशिश की। मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं मम्मी? वो माँ के बाजू में बिखर कर रो पड़ा। खुद को संभालो जियाल, हौसला रखो। किस्मत से इंसान नहीं लड़ सकता। जो खो दिया है वो खोने के लिए ही बना था, जो बहुत दुआओं के बाद भी न मिला। इसमें तुम्हारी ही बेहतरी थी। थोड़ी सी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है। जब अल्लाह की तरफ से उस खोई हुई चीज़ की रिप्लेसमेंट मिल जाती है तो तुम भूल जाओगे तुमने क्या खोया था। मम्मी ने उसका भीगा चेहरा साफ करते हुए नसीहत की। नहीं मम्मी, मेरी लाइफ में एल्जिना की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं कुछ भी कर लूं, एल्जिना को नहीं छोड़ सकता। इसने गीली सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज किया और आयत के हिसार से अलग होकर खड़ा हो गया। आज आजमाइश का दिन है, कल इसका होगा। तुम अल्लाह के हिकमत पर यकीन रखो। आयत फिर से उसके पीछे आई। सच ही कहा था किसी ने, तना जीना सीख लो। मोहब्बत कितनी ही सच्ची क्यों ना हो, छोड़ ही जाती है। जियाल खुद पर ही हंस पड़ा। जियाल, तुम इतने कमजोर तो नहीं हो, प्लीज संभालो खुद को बेटा। आयत ने उसके सर पर हाथ फेरा। मम्मी बस एक काम करो, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। उसका जब्त फिर से डगमगा रहा था, इसलिए मम्मी को जाने का कह दिया। आयत ने अफसुर्दगी से सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। जर की अजानें तमाम हो चुकी थी। दादाजी और पापा मस्जिद के लिए जा चुके थे, बट हाउस का लाउंज खाली था। आयत ने सर उठाकर अल्लाह से जियाल के लिए मदद मांगी। बेशक वही मददगार है। दिन की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, मगर घर में रोशनियों की कतारें थीं। हंसी खुशी, मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनक, हर चेहरे पर खुशी और एक चेहरा जिस पर मुस्कुराहट सिर्फ फर्ज थी। राना लॉन में खड़ी मुलाजिमीन को दिन भर के कामों की हिदायत दे रही थी। एलजीना उसके पास आई। ममा, इसने राना को मुखातिब किया। ज़ेनी, तुम बाहर क्यों आई? मायों में हो तुम? ऐसे खुले आसमान में नहीं आते। राना उसका हाथ पकड़कर फौरन लाउंज में ले आई। ममा, मुझे आपसे बात करनी है। ज़ेनी ने अपने कदम जमा लिए। बेटा, इतने काम पड़े हैं, रात को मेहंदी लगाई है, घर की सजावट बाकी है,
याशिम को खान साहब से मिलने जाना है और ये बात पता नहीं कहाँ है, सुबह से नजर नहीं आया। राना ने अजलत में आस पास देखते फहरिस्त गिनवाई। मम्मा प्लीज एक दफा मेरी बात सुन ले। एलजिना का जब टूटने लगा, आंखों के गोशे भीग गए। क्या हुआ ज़ेनी, कोई परेशानी है क्या? राना ने उसके ठोड़ी के नीचे हाथों का प्याला बनाकर उसका चेहरा अपने सामने किया। मम्मा ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा। वो कंफ्यूज हो रही थी। बेटा हर चीज का मुकर्रर वक्त होता है, इन सब का यही मुकर्रर वक्त। राना ने उसके आंसू पोंछे। मम्मा क्या ये सब रोक नहीं सकते? एलिजना की आवाज कांप रही थी। कैसी बात कर रही हो, कल मंगनी है, सब रोक कैसे सकते हैं? राना हैरान हुई। वो जियाल, एल्जिना ने बताने की कोशिश की पर उससे पहले उसके बाजू पर राना की उंगलियां चुभी। आज के बाद उसका नाम भी मत लेना। राना ने दांत पर दांत जमाए हुए उसे घूरा। तुम्हारा रिश्ता हो चुका है एल्जिना, अब उसे याद करके क्या करना चाहती हो तुम? बाजू पर गिरफ्त सख्त हो गई। मम्मा वो रात को आया था। एल्जिना ने अपना जुमला मुकम्मल किया। क्या, कब, किसने इजाजत दी? मम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। मम्मा मैंने नहीं बुलाया था। वो घबरा गई। वो खुद आया था, बस बात करना चाहता था। इसने फौरन पूरी वजाहत दी। और तुमने बात की? मम्मा की आवाज बुलंद हो गई। फिर तेजी से आसपास देखकर किसी के करीब न होने को यकीनी बनाया। एल्जिना नजरें झुका गई। यही जवाब था। तुम्हारा रिश्ता हो चुका है, पूरी फैमिली यहाँ है, आधे से ज्यादा शहर को कार्ड्स मिल चुके हैं और तुम यहाँ ये सब कर रही हो। राना का दिल दुखा। मेरा दिल इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। एलजिना ने हिम्मत करके दिल की बात कही। यह जुमला आग की तरह गिरा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा ज़ेनी। हमने तुम्हारे लिए कितना सोचा है, कितनी दुआएं की हैं, और तुम एक लड़के की वजह से सब दांव पर लगाना चाहती हो, वो भी जियाल के लिए जो मुझे सख्त नापसंद है। राना की नाराजगी बढ़ रही थी। मैं बस सच कह रही हूँ मम्मा। उसकी आवाज टूट रही थी। मम्मा मजीद करीब आ गई। आंखों में गुस्सा और नमी दोनों थे। सच सच ये है कि अगर तुमने अब इनकार किया तो मेरा सर कभी किसी के सामने उठ नहीं पाएगा। राना ने अपना खदशा जाहिर किया। एलजिना चौंक गई। लोग क्या कहेंगे कि राना की बेटी ने माँ बाप की नाक कटवा दी? याशिम और डैड की कितनी इंसल्ट होगी, कभी सोचा है? राना ने तल्ख हकीकत दिखाई। एलजिना की आंखों से आंसू बहने लगे। सॉरी मम्मा, मैं आप सबको तकलीफ नहीं देना चाहती, पर मेरा हौसला कमजोर पड़ रहा है। एलजिना ने अपना खौफ जाहिर किया। ये रिश्ता इनकार के लिए नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, मेरी इज्जत हो, और तुम कमजोर नहीं हो एलजिना। तुम ये शादी करोगी, यही मेरी ख्वाहिश है और यही आखिरी फैसला। राना ने तुंदी से हाकिमाना अंदाज में जवाब दिया और उसका बाजू झटक कर आगे बढ़ गई। एलजना का दिल दोबारा टूटा था। आयत और उसके बच्चों से नफरत में राना इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी बेटी की तकलीफ उसे दिखाई नहीं दे रही थी। बट हाउस में सब परेशान थे। जियाल यूं अचानक एक जोड़े कपड़ों में आया था और रात भर बारिश में भीगते रहने से उस वक्त उसे शदीद बुखार ने जकड़ लिया था। मगर ये बुखार सिर्फ भीगने से नहीं, दिल शिकनी से हुआ था। आयत के जुबानी जब सिद्दीफ को उसकी कैफियत का पता चला तो वो गजब में आ गया। कमरे की फिजा बदल चुकी थी। खामोशी अब ठहरी हुई नहीं थी, वो भारी हो गई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं इस घर में इतनी भी अहमियत नहीं रखता? सिद्दीफ की आवाज़ बुलंद हो गई। अखबार मेज़ पर पड़ा रह गया। ये गुस्सा नहीं था, ये मजरूह होने का एहसास था। अहमियत? तुम पूछ रहे हो क्या तुम्हारी अहमियत है? आयत एक कदम आगे आई। कभी तुमने मेरी कोई बात सुनी भी है? आयत ने टोक दर टोक जवाब दिया। ये मेरे बेटे का मामला था, फैसला करने का हक मुझे क्यों नहीं दिया गया? सिद्दीफ दोबारा गुर्राया। फैसला? तुम तो सुनने का वक्त भी कहाँ देते हो। जब भी मैंने किसी नरमी की बात की तुमने उसे कमजोरी कहकर रद्द कर दिया। ऐसे में जियाल के मामलात कैसे बताती? आयत पीछे न हटी। तो उसका मतलब यह है कि मुझे अंधेरे में रख दिया जाए? सिद्दीफ ने बेयकीनी से उसे घूरा। तुम्हें याद है जब भी मैं किसी परेशानी का जिक्र किया करती थी तो तुम कहते ये सब फजूल बातें हैं। इसने हूं करते सांस ली। तो तुम्हें लगता है मैं बाप होने के काबिल नहीं? सिद्दीफ का गुस्सा बरकरार रहा। नहीं, तुम बाप हो, मगर तुम दिल की बातों में अक्सर गैरहाजिर होते हो, खास कर मेरे मामले में। आयत की आवाज़ भराने लगी। यह जुमला सीधा दिल पर लगा था। सिद्दीफ लब भींचकर खामोश हो गया। लाउंज में माँ बाप के बेडरूम के पास समर और मिशाइम मुस्तरिब बैठे थे। ये पहली दफ़ा नहीं था कि उनके माँ बाप के दरमियान झगड़ा हो रहा हो। वो दोनों बचपन से माँ बाप के कमरे से ऐसी आवाज़ें आती सुनते आ रही थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें भैया को बताने की? समर दाएं से बाएं चक्कर लगाता मीशाइम पर बरस पड़ा। कुछ दिन ये बात अपने पेट में नहीं रख सकती थी। तुम एक दफ़ा ज़ेनी की एंगेजमेंट हो जाती फिर बता देती। ऐसे एन मौके पर ही बताना लाजमी था। वो उसे झिड़कने में पीछे न रहा। तो अच्छा हुआ बता दिया ना। भैया अब रोक लेंगे ये मंगनी, वो ज़ेनी से प्यार करते हैं। मीशाइम ने आम अंदाज में शाने उचकाए। यही तो, वो कहते कहते रुका, आस पास देखा। यही तो मैं नहीं चाहता, समर ने दांत पीसते हुए दबदबे गुस्से में कहा। मीशाइम का मुंह खुल गया, आंखें हैरत से बड़ी हो गई। क्या? वो हैरतअंगेजी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। पर क्यों? उसे समझ न आया क्या कहे। क्यों? समर आबरू मिलाए उसके सर पर पहुंचा। मीशाइम सहम कर पीछे हो गई। अभी फुफ्फू क्या कम हमारे सर पर नाच रही है, जो उनकी बेटी को इस घर लाकर उन्हें एक और मौका दे। कमर पर हाथ रखे वो गुस्सा जब्त रखने की कोशिश करने लगा। नफरत करता हूँ,
मैं राना और उसकी बेटी से, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अपनी फैमिली के साथ इस शहर से ही चला जा जहाँ मिसेज राना याशिम शाह का साया भी पड़ता हो। समर ने नफरत भरी आवाज में दिली कैफियत बयान की। मीशाइम हैरत अंगेजी की इंतहा पर थी। उसे यकीन न आया राना फुफ्फू के लिए समर के दिल में इतनी नफरत भरी है। फुफ्फू ऐसी होती हूँ, बचपन से आज तक कभी प्यार से तुम्हें पुकारा है, मुझसे कभी अपनायत दिखाई है, और जियाल भैया के तो नाम से भी चीर जाती है। तैश से उसका रंग सुर्ख होने लगा। जब देखो मम्मी को इंसल्ट करती है, उन्हें सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती वो। हर वक्त ताना, हर वक्त तमस्कुर। हमारी माँ का मजाक बना कर रख दिया है इस घर में। जिसे देखो राना राना। आयत का नाम किसी के जबान पर नहीं आता, इसलिए मैं नहीं चाहता भैया और एल्जिना के बीच कोई रिलेशन बने। और बहुत अच्छा मौका मिल भी रहा था। एल्जिना शादी करके हम सबकी जिंदगियों से चली जाती और राना से भी हमेशा के लिए हमारा बचा कुचा ताल्लुक खत्म हो जाता, पर तुमने सब बिगाड़ दिया। समर ने फिर से उसे कसूरवार ठहराया। मीशाइम को उसकी सोच बिल्कुल अच्छी न लगी। और जियाल भैया, उनका दिल भले टूट जाए, अभी तक ज़ेनी आपी की एंगेजमेंट हुई नहीं है और उनकी ऐसी हालत हो रही है। मीशाइम को अपने बड़े भाई की फिक्र हो रही थी। ठीक हो जाएंगे वो, ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब वक्ती होता है, वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। इसने सर झटका, जैसे उसे जियाल की दिलशिकनी से फर्क न पड़ा हो। ऐसा नहीं होता समर, सच्चा इश्क कभी नहीं भूलता। भैया ने ज़ेनी से सच्चा इश्क किया है। मीशाइमला जवाब हो गई। उसे समझ न आया समर को कैसे समझाए। आई डोंट केयर, बस अब अल्लाह करे फुफ्फू अपनी जिद पर अड़ी रहे और एलजिना की मंगनी न तोड़े। इसने दिल से दुआ की और वहां से चला गया। अल्लाह, आप वही करना जिसमें मेरे जियाल भैया की खैर हो। मीशाइम ने फौरन जवाबी दुआ की। आने वाले वक्त से उसका दिल घबरा रहा था। शाह पैलेस का लॉन रोशनियों से जगमगा रहा था। पीली कुमकुमे, सब्ज दुपट्टे, ढोलकी की थाप और मेहंदी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सारी औरतें तालियां बजा रही थी, लड़कियां गीत गा रही थी। राना ने नारंगी रंग का खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ था और याशिम ने गहरा सब्ज रंग का डिजाइनर कुर्ता। एल्जिना लॉन के दरमियान में बने फूलों और रंग बिरंगे गद्दों से बने के स्टेज पर बैठी थी। पीला कामदार जोड़ा, खुले बाल, सादा सा मेकअप और होंठों प्रॉमिसनुई मुस्कुराहट सजाए जो सिर्फ तस्वीरों के लिए थी। इबाद पीला कुर्ता पहने बकिया कजिन्स के साथ ढोलकी पर डांस कर रहा था। याशिम घर के बड़ों और बहनोइयों के आगत में लगा था। राना मेहमानों की चश्म बराह थी। दूसरी तरफ बट फैमिली में मानो सोग का समा हो। न कोई तैयार हुआ, न किसी का जाने का दिल किया। दादा और दादी को जब से इल्म हुआ था, दिलगीर हो गए थे। जियाल ब्लैक चमकीले कुर्ते और सफ़ेद पाजामे में मलबूस, गीले बाल पीछे को सेट के हुए, चमकते बूट और महंगी घड़ी पहने, ब्रांडेड परफ्यूम लगाए, हशाश बशाश तैयार कमरे से बाहर आया। सब उसे नतसत तैयार देखकर हैरान हुए तो वह उन सबके उतरे हुए चेहरे देखकर हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ? कोई तैयार क्यों नहीं हुआ? जाना नहीं है? आज एल्जिना की मेहंदी लगाई है ना? इसने हाथ में पहनी घड़ी पर वक्त देखा। सब में मुतफक्किर नजरों का तबादला हुआ, बट हाउस के मकीनों को सियाल बट होश में न लगा। जियाल बेटा, हमें बिल्कुल इल्म नहीं था तुम एल्जिना को पसंद करते हो, वरना ये सब नहीं होने देते। शोएब साहब आंखों पर से ग्लासेस हटाते हुए कुनकुनाए। जियाल, तुम चाहो तो हम राना और याशिम से बात करते हैं। सिद्दीफ उठकर उसके पास आए। हाँ जियाल, राना मेरी बात जरूर सुनेगी। दादी ने अपनी जानिब से इशारा किया। जियाल फीका सा हंसा और सर को नफी में जंबिश दी। दादी, अब बहुत देर हो चुकी है, अब किसी को किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो आगे आकर दादा और दादी के सामने दो जानू होकर बैठा। ज़ेनी ने मन बना लिया है कि वो फुफ्फू के पसंद किए हुए लड़के से ही शादी करेगी, और अगर मैंने इस रिश्ते में खलल डाला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह रुका। रात का वाकया जहन में घूमा। अगर आपने कोई भी गलत कदम उठाया तो मैं आपकी भी नहीं हो पाऊंगी। इससे पहले मैं अपनी जान ले लूंगी। एल्जिना की धमकी समातों में गूंजी। दिल भर से भर आया, हिम्मत टूटने लगी थी। और फुफ्फू को न मैं पहले पसंद था, न कभी पसंद आने वाला हूँ, तो जबरदस्ती किस बात की। वो अपनी बेबसी पर फिर से खड़े होते हंस दिया। सबके चेहरे अभी भी उदास थे, माँ सिवाय समर के। उसका दिल मुतमईन हो चुका था। तो चलिए, बरसों बाद इस घर की पहली मंगनी है, सब तैयार हो जाए, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। उसने हाथ हवा में बुलंद करके सबको तैयार होने की हिदायत दी। कोई अपनी जगह से न हिला। दादाजी, दादू, प्लीज ज़ेनी के लिए। उसके नाना नानी नहीं होंगे तो वो कितना हर्ट हो जाएगी। उसने दादा और दादी का हाथ थाम कर उन्हें खड़ा किया। उन दोनों ने आपदीदा होते उसे लाड किया और तैयार होने बढ़ गए। उनके पहल करने के बाद चाचू चाची और मुसव्विर भी अपने अपने कमरे के सिमट बढ़े। मिशी कम हन, तुम्हारी ज़ेनी आपी की मेहंदी है, जल्दी करो। उसने दिलचस्पी से कहते मीशाइम को देखा। वो भागकर उसके इशार से जा लगी। आंसू बेख्तियार लड़खड़ाते थ्योड़ी से बह गए। जियाल ने उसके सर पर हाथ रखकर थपथपाया और उसे सलग करते हुए पुरएतमादी से देखा। वो अपने जज्बात काबू करती आंसू पोंछती अपने कमरे के सिमट बढ़ गई। सदीफ भी कमरे में जा चुके थे। आयत ने बेटे के पास आना चाहा, मगर उससे पहले ही जियाल ठोस तासुरात बनाए पोर्च में निकल गया। आयत की आंखों के किनारे पुर हो गए। समर ने आगे आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया।
आयत सर को खम देकर मुड़ गई, मगर समर वहीं खड़ा लाउंज के दरवाजे से बाहर पोर्च में मुस्तरिब खड़े जियाल की पुश्त को देखता रहा। वहीं शाह पैलेस में खुशी का समा था। एल्जिना के हाथ फैले हुए थे। मेहंदी लगाने वाली लड़कियां उसके हाथों की पुश्त पर नक्श बना रही थी और हर लकीर के साथ दिल में एक और सवाल गहरा हो रहा था। सुबह के वाकये के बाद से माँ बेटी में गुफ्तगू बंद थी। ढोलकी बज रही थी, नाच गाना चल रहा था। इसी लम्हे दरवाजे पर हलचल हुई। लड़के वाले आ गए। किसी ने खुशी से आवाज लगाई। लॉन में शोर बढ़ गया। सलीम कमाल खान और मुस्तफ़ा कमाल खान अपनी अपनी फैमिली समेत शाह पैलेस के लॉन में दाखिल हो रहे थे। कियान की खुशी दीदनी थी। वो बहुत अपनायत से सबसे मिल रहा था। याशिम और आफान शाह साहब ने भी दिल फरागी से उसे गले लगाया। बाकी सब ने भी अच्छे से इस्तकबाल किया, दुआएं दी, कह लगे माशाअल्लाह, किसी की नजर न लगे। मिसेस सलीम ने होने वाली बहू की बलाएं ली। कियान की बहन ने उसे एल्जिना के साथ बिठाया और खुद गर्ल्स ग्रुप में बैठकर डगुलकी से लुत्फ अंदाज होने लगे। दीगर मेहमान भी अपनी अपनी जगह तशरीफ रख चुके थे। मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही है, कियान ने नर्म लहजे में कहा। शुक्रिया। वो मुस्कुराई, आंखों से नहीं बस होंठों से। इसी लम्हे गेट के पास फिर से हलचल हुई। नाना नानी मामू मामी सब एक एक करके अंदर दाखिल होते नजर आए। एल्जिना का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। समर के बाद मिशाइम और फिर मुसवीर पर नजर गई। वो सबसे आखिर में अंदर दाखिल हुआ। एल्जिना का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसे जियाल के आने की तवक्को नहीं थी। वो ब्लैक कुर्ते और सफ़ेद पाजामे में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका अंदाज खामोश था और आंखों में वही पुराना दर्द जो अब बोलता नहीं था। सिर्फ एक लम्हे के लिए एल्जिना और जियाल की नजरें मिली। एल्जिना ने फौरन पलकें गिरा दी, मगर जियाल की दुनिया वहीं थम गई। खासकर अपनी ज़ेनी के साथ बैठे दूसरे वजूद को देखकर उसके कदम जंजीर हो गए थे। माई गॉड जियाल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। याशिम ने उसे कसकर गले लगाया, गर्मजोशी से उसकी पीठ थपथपाई। बहुत अच्छा लगा तुम आए, रियली गुड टू सी यू। याशिम की खुशी चेहरे पर वाज़ेह थी। जियाल पलके झपकाते खुद को कंपोज रखने की जतन करता मुस्कुराया और उनकी पजीराई वसूल की। याशिम के बाद शाह साहब से मिलकर वो राना के जानिब आया। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? उसकी खफकी भरी नजरें राना पर थी, मगर उसके सलाम का जवाब उनके साथ खड़ी मिसेस सलीम ने दिया। वो दरअसल समझ नहीं पाई क्योंकि जियाल ने राना को मुखातिब नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मिसेस सलीम कंफ्यूज हो गई थी। जियाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें राना पर जमी रहीं। दिल में एक पल को ख्याल आया कि शायद वो उसे मुखातिब कर दे या मिसेस सलीम को उसका तारुफ बताए, मगर राना खामोश रही। उनकी ये कशमकश देखते आयत फौरन वहां आई। ये मेरा बड़ा बेटा है। आयत ने तारुफ बताते हुए जियाल के बाजू में अपना बाजू डाला। ओह, एलिजना के मामू के बेटे हो। वो उस दिन डिनर पर आप पहले मिली नहीं, इसलिए पहचाना नहीं। मिसेस सलीम ने मुस्कुराते हुए वजाहत दी। राना रुख फेर कर स्टेज के जानिब देख रही थी। एलिजना ने सर झुका रखा था। न उसमें जियाल का सामना करने की हिम्मत थी और न माँ की नज़रों का ताब। जी, मैं आज ही पहुंचा हूँ। जियाल ने मिसेस सलीम के जानिब देखा। और आपकी तारीफ? जियाल ने उसका तारुफ पूछा। ये एल्जिना की होने वाली सास है। जवाब दोबारा आयत ने दिया। ओह ग्रेट, वैसे लाखों में एक है हमारी एल्जिना, सोने का चिराग लेकर ढूंढेगी, तब भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। राइट फुफ्फो। जियाल ने स्टेज के जानिब देखते हुए एल्जिना की तारीफ कर दी। सो तो है, मिसेस सलीम ने तायद की। मिसेस खान, चले बाकी मेहमानों से भी मिलना है। राना ने उसे नज़रअंदाज करके मिसेस सलीम को मुखातिब किया। जियाल के तबसरे के जवाब में उसने तंदी से आयत को घूरा ज़रूर था। हाँ जियाल चलो। आयत मुस्कुराते हुए जियाल को बाजू से पकड़े अपने साथ दूसरे सिमत ले गई। सब मेहमानों के आ जाने के बाद बाकायदा फंक्शन का आगाज हुआ। जियाल सबसे अलग एक कोने में आ गया था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर वो फिर भी नजरें इस जोड़ी पर जमाए रखा जो आज की रात का मरकज बनी हुई थी। शुएब साहब, पापा और चाचू शाह साहब और याशिम के हमरा खान फैमिली के मर्दों के साथ शाह पैलेस के अंदर ड्राइंग रूम में महफिल सजाए हुए थे और लॉन में खवातीन और कजिन्स का प्रोग्राम जारी रहा। मुशाइम और अरीबा भी ढोलकी बजाने वाली लड़कियों के घेरे में आ गई थी। ज़ेनी को भी तो घुमाओ, याशिम की बहन ने ढोलकी बजाते हुए सदा लगाई। सभी कजिन्स में दिलचस्पी बढ़ गई। नहीं प्लीज, मुझे नहीं करना डांस, ज़ेनी इनकार करने लगी, मगर कजिन्स ने एक ना सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर घुमाने लगे। वो हंसती रही, घूमती रही, मगर उसकी नज़र बार बार उसी कोने में चली जाती थी जहाँ जियाल खामोश खड़ा था। उनकी नजरें टकराई। एक लम्हा, बस एक लम्हा। अब की बार उसकी आंखों में शिकवा नहीं था, बस दुआ थी, जैसे कह रहा हो खुश रहना, चाहे मेरे बगैर ही क्यों ना हो, आप भी। उसने उसका इशारा समझकर पलकें झपकाई। प्यार सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, दूर होकर भी इज्जत देने का नाम है। जारी है नॉवेल नदामत पार्ट 2 पलश साफी किस्त नंबर 25। नाच गाने के बाद रस्म का आगाज हुआ। फैमिली एंड फ्रेंड्स की खवातीन एल्जिना और कियान के हाथ पर रखे पत्तों पर मेहंदी लगाने लगी। औरतों की बारी तमाम हुई तो जियाल आगे आया। मैं भी मेहंदी लगा दूं? उसने रस्मी अंदाज में पूछा। पूरा लॉन सांस रोककर इस लम्हे को देख रहा था। मगर भैया, ये रस्म तो औरतें करती है, मिशाइम ने टोका। ये दुनिया की बनाई रस्में हैं, बदली जा सकती है, तोड़ी भी जा सकती है। आज हम नया बदलाव लाते हैं, वो कहते हुए आगे आया। हाथ बढ़ाकर ट्रे में से मेहंदी का प्लेट उठाया।
एल्जिना ने मुस्तरिब होते गैर महसूस अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। हाँ हाँ कज़िन है, लगा दे, मिसेस सलीम ने इजाज़त दी। मानो बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर दी हो। एल्जिना का दिल किसी ने मुट्ठी मुट्ठी में ले लिया और जियाल की ज़ब्त से आंखें सुर्ख पड़ने लगी। राना ने गुस्सा पीने लब भींच लिए। जियाल एल्जिना के दूसरे सिमत आकर बैठा, अपनी उंगली में मेहंदी उठाई, हाथ लर्ज रहा था। एल्जिना की उंगलियां ठंडी हो रही थी। उसने पहला नक्श बनाया, गोल सा। उंगलियां उसके हाथ से टकराई। बहुत खास हो तुम, ये बताते बताते हम आम हो गए। जियाल ने उसका चेहरा बहुत करीब से देखा। दिल में टेस सी उठी थी। उफ़ो, हम भी आप ही को मेहंदी लगाए। मुसव्विर को नई तरकीब सूझी। हाँ, जब बड़े कज़िन ने नई रस्म बना दी है तो छोटे भी लगा दे मेहंदी। राना ने कदरे बुलंद आवाज में कहा। जियाल जबड़ा सख्त करके वहां से उठा। मुसव्विर की आंखें चमक गई। वह स्टेज के जानिब बढ़ा कि समर ने रोक लिया। जियाल भैया के बाद मेरी बारी आती है ना। उसने मुसव्विर को परे किया और खुद चहकता हुआ स्टेज के सिमत गया। उसने खुशी खुशी मेहंदी लगाई। मुबारक हो ज़ेनी, मुबारक हो कियान। उसने बारी बारी दोनों से मुसाफा किया। कियान जो इतनी देर से सीरियस बैठा था, मुस्कुराते हुए मशकूर हुआ। समर भैया, अब मेरी बारी है, जल्दी करो। मुसव्विर उसके सर पर पहुंच गया। हाँ हाँ आजा। समर गुलाब जामुन का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालते हुए उठ गया और मुसव्विर को जगा दी। उसने खुशी से सरशार होते मेहंदी उठाई और अपनी आपी के हाथ पर रखे पत्ते पर लगाई। एल्जिना ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखते और कंधे से लगाकर लाड किया। अबाद, आप नहीं लगाओगे बहन को मेहंदी? कियान ने सबसे छोटे साले से पूछा। इबाद सोचों में गुम नजर आया। क्या उसके बाद आप आपी को अपने साथ ले जाओगे? उसने मासूम सवाल किया। लॉन में खामोशी छा गई। एल्जिना से दूरी का खौफ सबको साकिन कर गया। नहीं बेटा, ये सिर्फ मंगनी की मेहंदी है, रुखसती में अभी टाइम है, तब तक आप ही आपके साथ रहेगी। मिसेस खान ने उस बच्चे की कन्फ्यूजन को दूर किया। इबाद खुश हो गया और उछलता हुआ स्टेज पर आया। एल्जिना ने आबदीदा होते उसे खुद से लगा लिया था। रस्म होने के बाद पार्लर वाली लड़कियां उसके पास आईं और बकिया डिजाइन मुकम्मल करने लगी। किसी ने कहा, नाम लिखो नाम। सबकी नजरें मेहंदी पर जम गई। वो लम्हा एल्जिना के लिए सबसे मुश्किल था। मेहंदी वाली ने मुस्कुरा कर पूछा, किसका नाम लिखूं बीबी? मेरे भाई का नाम और किसका? कियान की बहन ने उसकी तसही की। मेहंदी वाली ने एल्जिना की हथेली पर कियान का नाम लिख दिया। तालियां बजीं, सीटियां बजीं, सबका शोर बुलंद हुआ और इसी शोर में एक दिल खामोशी से टूट गया। जियाल आहिस्ता से एक एक कदम पीछे हटता गया। न किसी ने देखा, न किसी ने पूछा। मेहंदी की रात अपने उरूज पर थी और मोहब्बत अपनी आखिरी हद पर। वो सबकी नजरों से छिपकर शाह पैलेस से बाहर निकल आया। गली सुनसान थी। दूर से आवाजें अब भी आ रही थी। हंसी कह के मौसीकी जिंदगी की अलामत। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। हाथों पर मेहंदी के धब्बे थे, उस मोहब्बत के निशान जिसका नाम लेने की अब इजाजत नहीं थी। जियाल अपनी मोहब्बत किसी और के नाम कर चुका था। रात काफी गुजर चुकी थी। घर में सब सो चुके थे, मगर एक कमरे की लाइट अभी जल रही थी। एल्जिना बेड पर गैर हाजिर तौर पर नीम दराज बैठी अपने हाथों को देख रही थी। कियान बार बार नजरें मेहंदी से लिखे उस नाम पर जा रही थी। फोन की स्क्रीन रोशन हुई तो नाम देखकर एक लम्हे को रुक गई। मेलबर्न ग्रुप। दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ आवाजें एक साथ आईं। वही मानूस लहजा, वही हंसी जो कभी उसकी अपनी हुआ करती थी। क्या यार एल्जेना, तुम तो ऐसे गायब हो गई हो जैसे अदालत से सबूत गायब हो जाते हैं। एम्मा की शिकवा कुन आवाज गूंजी। हाँ सॉरी, वो यहाँ बहुत बिजी हो गई थी। एलिजना ने आवाज खुशगवार रखने की कोशिश की। सब ठीक है ना? सारा ने आहिस्ता पूछा, जैसे आवाज के पीछे की तकलीफ सुन ली हो। हाँ सब ठीक है, उसने कहा, मगर आवाज अपना साथ छोड़ गई। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। तुम वो नहीं लग रही हो जिसे हम जानते थे। एम्मा ने दोबारा पूछा। कुछ फैसले दिल से नहीं, हालात से किए जाते, उसने आहिस्ता कहा। फोन के उस पार किसी ने सांस भरी। हम यहाँ हैं हमेशा, चाहे तुम कुछ भी कहो या कुछ ना कहो। सारा ने दोस्ती याद दिलाई। वो उसने बताने का फैसला किया। कल मेरी एंगेजमेंट है। दोस्तों से बात शेयर कर दी। वहाँ एम्मा शौक से उछल पड़ी। इतनी जल्दी? मेरा मतलब, अभी तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई। उसे झटका लगा था। हमारे एशियन कंट्रीज में ऐसा होता है। सारा ने उसे तसल्ली दे वापस बिठाया। कंग्रेचुलेशन एल्जेना। किससे हो रही एंगेजमेंट? जियाल से। सारा ने मुबारकबाद देते हुए पूछा। काश ऐसा हो पाता। उसने दिल में कहा। नहीं, कोई और है, अरेंज मैरिज है। उसने सर झटका। वहाट? एम्मा फिर से उछल पड़ी। पर तुम और जियाल तो एक दूसरे को पसंद करते हो ना? फिर शादी किसी और से? उसे एक और झटका लगा। हमारे मशरिकी सिस्टम में लड़कियों को अक्सर वालिदैन की मर्जी के आगे हार माननी पड़ती है। एल्जिना ने दिलगिरी से वजाहत दी। हम्म, मैं समझ सकती हूँ। वैसे जियाल को पता है क्या? सारा ने हंकारा भरी। हाँ उसे पता है, बल्कि वो एंगेजमेंट में शरीक होने यहीं आया हुआ है। एल्जिना ने फ्रेंड्स की परेशानी कम करने बहाना बनाया। एम्मा मायूसी से बैठ गई थी। हम्म खैर, हमारी यही दुआ है, तुम जिसके साथ भी रहो खुश रहो। सारा ने माहौल का तनाव कम करने की कोशिश की। मैं भी यही दुआ करूंगी। एल्जिना, तुम वापस तो आओगी ना? पढ़ाई छोड़ तो नहीं दोगी? एम्मा ने मासूम सवाल किया। हाँ हाँ, एंगेजमेंट के फौरन बाद वापस आओगी। एल्जिना ने अब की बार पुख्तगी से तसल्ली दी। ओह थैंक गॉड। उन दोनों ने शुक्र का सांस लिया था।
एल्जिना ने पुरएतमादी से कह तो दिया था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉल खत्म करने के बाद भी वह पुरानी यादों में खोई हुई रही। दूसरी तरफ याशिम शायद पानी पीने कमरे से बाहर आए थे और एल्जिना के कमरे से रोशनी आते देखकर रुक गए। वो आहिस्ता कदमों से उसके कमरे के दरवाजे तक आईं। बस हल्के से दरवाजा खटखटाया और नॉब घुमाकर दरवाजा अंदर धकेला। ज़ेनी जाग रही हो? उन्होंने सर अंदर करके पूछा। वो चौंकी, फौरन आंखों में ठहरे आंसू पोंछे और कमर सीधी की। जी पापा, उसने इस्बात में जवाब दिया। वो अंदर आए, हस्बे आदत मुस्कुराए, मगर आंखें कुछ और पड़ रही थी। कमरा बिखरा हुआ था और शायद एल्जिना भी। मैं बस देखने आया था। वो बेड के पास रुककर बोले। काफी देर से लाइट जल रही है, नींद नहीं आ रही क्या? याशिम ने उसकी सुर्ख होती आंखों में देखा। वो नजरें झुका गई। याशिम बेड किनारे उसके सामने बैठ गए। कुछ लम्हे खामोश रहे, वो खामोशी जो सिर्फ उन दोनों के दरमियान हुआ करती थी। फिर धीरे से पूछा, बेटा सच बताना, इस रिश्ते से खुश हो? याशिम को वो ठीक नहीं लग रही थी। एक लम्हे को वक्त रुक गया। वो बोलना चाहती थी, मगर लफ्ज़ गले में अटक गए। अगर वो याशिम को बता दे तो क्या हो जाएगा? मम्मा और पापा के दरमियान इख्तिलाफात आ जाए। याशिम राना से उसे फोर्स करने पर सवाल करेंगे। राना का दिल अपनी बेटी से मजीद टूट जाएगा। पापा, आवाज़ काम गई। आपने बहुत मेहनत की है, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती। उसने मुनासिब अंदाज में जवाब दिया। मैंने ये सवाल तुम्हारी खुशी के लिए पूछा है। याशिम नरमी से बोले। मेरी इज्जत मेरा नाम बाद में है, पहले तुम हो। पापा ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। मैं ठीक हूँ पापा। वो झूठ बोलने की कोशिश करने लगी। याशिम ने सर हिला दिया, मुस्कुराकर, मगर आंखें मुतफक्किर। बेटा, मैं कारोबार में सारी उम्र लोगों के चेहरे पढ़ता आया हूँ, तुम्हारा चेहरा मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो उसके करीब हो गए। खुशी ऐसे नहीं छिपती जैसे तुम छुपा रही हो। याशिम मुतमाइन नहीं थे। मैं बस सबको खुश रखना चाहती हूँ, आपको, मम्मा को, दादा दादी, सबको। उसकी आवाज़ मुतन्नम थी। और खुद को? वो धीमी आवाज़ में बोले। खुद को कहाँ रखा है तुमने? याशिम मुस्तफसिर रहा। एल्जिना उसके इस्तफसार से मुस्तरिब हो रही थी कि कहीं जज्बात के बहाव में आकर वो सच न बोल दे। कभी कभी सबको खुश रखने की कोशिश में इंसान अपनी बेटी को खो देता है, और मैं वो बाप नहीं बनना चाहता। याशिम ने उसके रुखसार पर नरमी से हाथ रखकर उसका चेहरा अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखा। अगर तुम एक लफ्ज़ कह दो, बस एक लफ्ज़ हो, मैं ये रिश्ता भी ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने बावसूख अंदाज में पूछा। वो हड़बड़ा गई। नहीं पापा। वो फौरन बोली। मैं खुश होने की कोशिश कर लूंगी। एल्जिना उन्हें कायल करने की कोशिश कर रही थी। कोशिश से जिंदगियां नहीं जीती जाती बेटा, वो बोले। मगर अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। वो खड़े हुए दरवाजे की तरफ बढ़े, फिर रुके। बस एक बात याद रखना, वो अब पलट कर बोले। अगर कभी दिल बहुत भारी हो जाए तो पापा के कमरे का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई। एल्जिना ने मुतबस्सुम होते सर को जंबिश दी। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरा खाली हो गया। कुछ लम्हे तो जब्त करती रही, मगर फिर टूट गया। वो बेआवाज़ रो पड़ी, क्योंकि वो जानती थी उसके पास आज भी एक आखिरी रास्ता था, लेकिन वो रास्ता भी माँ को नाराज़ करके गुजरता था। इसलिए उसने खामोशी चुन ली थी। कुछ ऐसा ही मंजर बट हाउस के उस कमरे का भी था। सबसे सलीकामंद और बाइस्तेदाद मर्द आज बिखरा हुआ था। वो कमरे में अकेला था। न रोशनी कम थी, न अंधेरा ज्यादा, बस दिल के मुताबिक। सामने मेज पर एक खाली कप रखा था, जिसमें चाय ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल उसके अंदर की तरह। वो हाथों को देख रहा था, वही हाथ जो कल एल्जिना के तकरीब में तालियां बजाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए मसरूफ होंगे। उंगलियों पर मेहंदी के दाग अब भी मौजूद थे। अचानक एक याद ने दस्तक दी। उसने आंखें बंद की। मेहंदी की तकरीब, ढोलकी की हल्की थाप कानों में गूंज गई। वो कह के, वो रंग, वो शोर, एल्जिना और उसके साथ ज्ञान। उसके दिल में एक खला सा फैल गया। वो चेयर से उठा, 2 कदम चला, फिर रुक गया। सांस जैसे फंसने लगी हो। वो दीवार के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। सर घुटनों में दे दिया। कोई आंसू गिरे या नहीं ये मालूम नहीं, बस सीने में कुछ टूटने की आवाज आई। वो सब याद आ रहा था, जो होना था और जो कभी न हुआ। मेलबर्न में कि वो वादे जो कहे बगैर निभाए गए, वो ख्वाब जो सिर्फ एक तरफ देखे गए, इंतजार जो उसके नसीब में लिख दिया गया था। रात गहरी होती गई और वो इसी रात में धंस गया। घड़ी ने 12 बजाए। कल एक नई जिंदगी का ऐलान होगा, और आज वो अपनी जिंदगी चुपचाप दफन कर रहा था। एक लंबी सांस खारिज करते हुए उठा, कमरे की लाइट बंद की और अंधेरे में लेट गया। आंखें बंद थी, मगर उनमें नींद नहीं थी। अगली सुबह मामूल की हुई। शाह पैलेस और बट हाउस में एंगेजमेंट में जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कोई पार्लर जा रही थी, कोई घर में तैयार हो रही थी। नीस सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। रात देर तक जागे रहने से एल्जिना की सुबह देर से आंख खुली। ज़ैनी बेटा, इतना लेट कर दिया तुमने। 1 बजे पार्लर जाना है ना? चलो आओ, जल्दी से नाश्ता करो। राना ने कमरे से बाहर आते देखकर वक्त का एहसास दिलाया। एल्जिना उनके पास आई और लिपट गई। राना बेटी के अचानक गले लगने से चौंक गई। उसने लाड करते उसके गिर्द बाजुओं का घेरा बनाया। मम्मा, आप मुझसे खुश हैं ना? एल्जिना ने गोया तायद चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बल्कि मुझे नाज है तुम पर। राना ने उसके पेशानी पर बोसा दिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा। एल्जिना ने मोहब्बत का इजहार किया। सर दोबारा मम्मा के कंधे से लगा दिया।
मैं भी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ मेरी बच्ची, इसीलिए तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र होती है। राना ने उसे खुद से लगाए हुए दिलासा दिया। अब सब ठीक हो जाएगा। एलजीना ने मम्मा को मुस्कान से नवाजा। इंशाअल्लाह। राना ने फिर से उसके रुखसार को छुआ। एलजीना माँ को मुतमईन देखकर तसल्ली हुई और नाश्ता करने बैठ गई। ठीक कुछ भी नहीं होता, बस इंसान दुख के साथ रहने का आदी हो जाता है। इस वक्त दिल से यही आवाज़ आई थी। मैरियट होटल कराची शहर के दिल में वाक़ है, जहाँ सड़कों का शोर दरवाजे पर आकर खामोश हो जाता है। ऊंचा बावकार और पुररुआब इमारत, जैसे ये होटल नहीं बल्कि ताकत और रिवायत की अलामत हो। शाम ढलते ही मैरियट होटल की रोशनियां कराची की रात में सितारों की तरह चमकने लगती है। वसीअब दाखिली दरवाज़ा, सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ाम और नफीस अंदाज में मेहमानों को खुश आमदीद कहते दरवाज़ा बान, ये सब बताता है कि यहाँ आम लोग नहीं, खास लम्हे आते हैं। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका चेहरे से टकराता है। बुलंद ओबाला छत, सुनहरी फानूस और मार्बल की चमकती हुई फर्श, हर चीज़ खामोशी से शान और शौकत की बात करती है। लॉबी में हल्की मौसीकी, कहवे और कॉफ़ी की महक और आहिस्ता आहिस्ता चलते मेहमान, ये सब मिलकर एक पुरसुकून मगर बाअसर फ़िज़ा बनाते हैं। मैरियट के बैंक्वेट हॉल्स कराची के बेहतरीन हॉल्स में शुमार होते हैं। वसीआ जगह, जदीद लाइटिंग और शानदार साउंड सिस्टम। यहाँ होने वाली तकरीबात सिर्फ फंक्शन नहीं होती, यहाँ फैसले होते हैं, रिश्ते तय पाते हैं और बाज़ औक़ात ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। हॉल की सजावट सादा मगर शाहाना होती है। सफ़ेद और सुनहरी रंग, ताज़ा फूलों की खुशबू और हर कोने में नफासत का एहसास। उस शाम मैरियट का बैंक्वेट हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। छत से लटकते फानूस, सफ़ेद और सुनहरी फूलों की लंबी कतारें और सुर्ख कालीन, हर चीज़ ऐलान कर रही थी कि आज खुशी का दिन है। दरवाजे पर लिखा था, मंगनी की पुरमुसरत तकरीब। मेहमान झुक आ रहे थे। कह सलाम, दुआएं और मोबाइल कैमरों की फ्लैश, हर लम्हा कैद किया जा रहा था। इस्तकबालिया में याशम और आफान साहब ब्रांडेड सूट बूट में तैयार नजर आए। फरीहा बेगम और राना ने आला डिज़ाइन साड़ियाँ पहन रखी थी। नफीस ज्वेलरी, हल्का मेकअप और प्यारा हेयर स्टाइल उनकी जीनत बढ़ा रहा था। याशम की बहनें और उनके बच्चे भी इतने ही शान से तैयार हुए थे। हॉल के दरवाजे से निकलकर एक वसीअ व अरीज लॉबी थी, जिसके आखिर में ब्राइडल रूम बना था। एलजीना इस कमरे के आईने के सामने खड़ी थी, जिस्म पर वो सब्ज लहंगा था जो सुराल की तरफ से आया था। इंतहाई महंगा, नफीस, हाथ की कढ़ाई से मुज़य्यन। गहरे जमुर्दी रंग का लहंगा उसकी रंगत के साथ ऐसे हमआहंग था जैसे कुदरत ने खास इसी के लिए ये रंग चुना हो। सुनहरी जरी का काम रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। दुपट्टा सर पर इस तरह रखा गया था कि चेहरे की मासूमियत और भी नुमायां हो गई थी। बाल नफासत से जोड़े में बंधे, चंद लटें जानबूझकर गालों के करीब छोड़ दी गई थी, जैसे खूबसूरती को मुकम्मल होने के लिए कुछ बेतरतीबी दरकार हो। कानों में भारी मगर नफीस झुमके, गर्दन में हल्का सा नेकलेस, जेवर कम वकार ज्यादा। मेकअप भी इंतहाई सादा रखा गया था। एलजीना नॉरिस सिद्दीकी खूबसूरत थी, बेहद, मगर इस खूबसूरती में कोई खुशी नहीं थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी और के ख्वाब की शहजादी हो, मगर अपनी कहानी की खामोश कैदी। सब्ज लहंगे में वो जगमगा रही थी, मगर अंदर कहीं कुछ बूझ चुका था, और यही तजाद उसकी खूबसूरती को आम से यादगार बना रहा था। राना उसके पास ब्राइडल आई, आंखों में फख्र और चेहरे पर तसल्ली थी। वो बार बार बेटी को देखती, दुपट्टा दुरुस्त करती और दिल ही दिल में शुक्र अदा करती। कितनी प्यारी लग रही है मेरी ज़ैनी। उसने खुशी से उसकी ठोड़ी को छुआ, जैसे किसी नेमत को नजर न लग जाए। उसके लिए ये दिन सुकून का दिन था। एक जिम्मेदारी अधूरी से पूरी हो रही थी। एलजीना माँ को खुश देखकर मुस्कुराई। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी ओ सारी था। याशम और आफान साहब बहुत खुश मिजाजी से सबका इस्तकबाल करते रहे, बट फैमिली को भी पहुंचने में देर ना हुई। मौके की मुनासबत से खुर्दा कलाम मर्द व ज़न नफीस से तैयार हुए थे। समर और जियाल डिनर सूट में मलबूस थे और मीशाइम लॉन्ग फ्रॉक में। पजीराई में खड़े अफराद से मिलकर वो हॉल के अंदर दाखिल हुए। जियाल का दिल डगमगा रहा था, क्या वो एलजीना को किसी और की दुल्हन के रूप में देख पाएगा? उसने खुद से सवाल किया। मीशाइम दोस्त का किरदार निभाने ब्राइडल रूम में आ गई और एलजीना को देखकर सराहे बिना न रह पाई। माशाअल्लाह ज़ैनी आपी, क्या लग रही हैं आप, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। मशी ने सरता पैर उसे देखते हुए तारीफ की। हॉल में सब मेहमान मेल झोल में मसरूफ थे। जियाल सब पर एक नज़र डालकर हॉल से बाहर आ गया और आसपास देखता तेज तेज कदमों से चलता ब्राइडल रूम के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर से आती टीनेज लड़कियों की आवाज़ों पर वो रुक गया। आज वो एलजीना को रोकने नहीं आया था, बस ज्ञान से पहले खुद उसे दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। बैंक्वेट के बाहर बैंड बाजे का शोर बुलंद हुआ। लगता है लड़के वाले आ गए। सारी कजिन्स खुशी से चहक उठी। मुझे तो बैंड बाजा देखने का बहुत शौक, एक कजिन के दिल में हसरत जागी। मुझे भी, पर यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं है चच। दूसरी कजिन का भी दिल बैठ गया। गर्ल्स आप दोनों जाओ, बैंड बाजा देखो, ज़ैनी आपी के पास मैं हूँ। मीशाइम ने उन बच्चियों की दिली ख्वाहिश पूरी करते जवीज़ दी। वो चहक गई और मीशाइम का शुक्रिया अदा करते ब्राइडल रूम से बाहर निकल गई। खुशकिस्मती से जियाल वहीं खड़ा था और उन लड़कियों को जाते देखकर उसने सुकून का सांस लिया। मौके का फायदा उठाते वो फौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। चौखट के पार कदम रखते ही जामिद हो गया। एलजीना उसके सामने दुल्हन बनी खड़ी थी। सब लहंगा,
गहरे जमुर्दी रंग में डूबा हुआ सुनहरी कढ़ाई हॉल की रोशनियों में चमक रही थी, मगर उसकी नज़र जेवर या लिबास पर नहीं, उस चेहरे पर थी जो आज भी वही जाना पहचाना था। वो खूबसूरत लग रही थी, बेहद हसीन। वो लम्हा जियाल के लिए सांस रोक देने वाला था। अगर उसे हक होता तो वो इस लम्हे एल्जिना पर अपनी पूरी दुनिया लौटा देता। मीशाइम ने पहले भाई को फिर एल्जिना को देखा और खुद को माहौल से अनजान दिखाते जियाल के साइड से गुजर के कमरे से बाहर निकल गई। अब एल्जिना और जियाल कमरे में अकेले बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े थे, ना अनजान ना अपने, बस बेखुद। एल्जिना उसे देखकर मुस्कुराई, आंखें नम मगर लब मुतबस्सिम। जियाल मुस्कुरा भी न सका। चंद लम्हे मजीद खामोशी के नजर हुए। दोनों वजूद खामोश थे, मगर फिर भी बहुत कुछ कह गए। एतराफ के, इनकार के, माजरत के, चाहत के। आज कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं ज़ैनी, बस दुआ देने आया हूँ। जियाल के लबों में हरकत हुई। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी हो, हर सुबह तुम्हारे लिए उम्मीद लेकर आए, हर शाम तुम्हें सुकून दे, तुम्हारे दिल में कभी खौफ ना आए और तुम्हारे कदम हमेशा दुरुस्त रास्ते पर रहें। अल्लाह करे तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम्हारी रूह को खुश करता है और हर दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। मैं बस दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा सलामत रहो, मोहब्बत, इज्जत और सुकून के साथ। उसने नरमी से कहा, हर लफ्ज़ दिल से निकला था, बगैर किसी तवक्को के, सिर्फ मोहब्बत के जज्बे के साथ। एलजिना की आंखों में खामोशी से आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिलाया और दिल की धड़कनों में ये दुआ बसाती चली गई। बैंड बाजे की आवाज़ करीब आ रही थी। कियान अपने मेहमानों समेत हॉल में दाखिल हो चुका था। जियाल ने आखिरी दफ़ा फिर से उसे जी भर कर देखा और पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके निकलते मीशाइम वापस अंदर आ गई थी। वो बालकनी में निकलकर खुद को कंपोज करने लगा। एलजिना पर हर लम्हा, हर आवाज़ भारी हो रही थी। बैंड बाजे, नाच गाने और हॉल के खुशियों के शोर के दरमियान उसका दिल खामोशी से टूट रहा था। वो एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर जम गई, जैसे दुनिया का वन सीने पर आ गया हो। आंखें बंद हुई, होंठ होंठ हल्के से खुले और बंद हुए पर कुछ कह न सके। दिल तेज धड़क रहा था, सांस बेतरतीब, और हर सांस एक दर्द लेकर आ रहा था। ज़ैनी आपी, क्या हुआ आपको? मीशाइम के औसान खता हो गए। उसने आगे आकर एलजिना को सहारा दिया। एलजिना के हाथ लरजने लगे, पाँव जैसे जमीन पर जम न रहे हो। वो पीछे हटते लड़खड़ा गई। हाँ ज़ैनी आपी, क्या हो रहा है आपको? मीशाइम का दिल दहल गया था। उसने एलजिना को सोफे पर बिठाया। मैं फुफ्फो को बुला कर लाती हूँ, उसे तसल्ली देते वो बाहर को भागी। एल्जिना बैठे बैठे ढलक कर सोफे पर ढह गई और हवाशों से बेगानी हो गई। जियाल ब्राइडल रूम के दरवाजे के साथ ही बनी बालकनी में खड़ा था। कॉरिडोर में चूड़ियों की तेज खनक और भागते हुए हील्स की थाप बुलंद हुई तो वो अनभे से पीछे मुड़ा और मीशाइम को गाउन का दामन उठाए बदहवासी से हॉल की सिमत भागते देखा। जियाल की धड़कन बढ़ गई। उसने मीशाइम के पीछे जाने के लिए कदम उठाए, मगर ब्राइडल रूम के अधखुले दरवाजे से बेतरतीब सोफे पर गिरी एलजिना पर नजर पड़ी। यकदम उसका दिल रुक सा गया। ज़ैनी, क्या हुआ ज़ैनी? वो घुटनों के बल होते उसके सामने बैठा और एल्जिना का गाल थप्पाया, दूसरे हाथ से उसकी चूड़ियां पीछे करते नब देखी जो बहुत हल्की हो चुकी थी। ओह नो, इसे तो दौरा पड़ा है। वो फौरन उसकी कैफियत समझ गया। एल्जिना हल्की हल्की लरज रही थी और रंग जर्द पड़ने लगा था। जियाल ने पेशानी पर हाथ रखकर टेम्परेचर का उतार चढ़ाव चेक किया। उसे ठंडा पड़ता देखकर फौरन उठा और अपना कोट उतार कर उस पर डाला। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा। एसी का रिमोट कंट्रोल उठाकर दर्जा तेज किया। दूसरी तरफ हॉल तक पहुंचते मीशाइम की सांस फूल चुकी थी। हवाश बाख्तगी से रंग उठ चुका था और परेशानी से पसीना पसीना हो रही थी। मैं दरवाजे के पास उसे सदीफ मिल गया। पापा, वो ज़ैनी आपी। वो थूक निगल कर गला तर करते सूरत हाल बयान करने लगी। मीशाइम को यूं उलझी हालत में देखकर आयत भागकर उसके पास आई। मशी, ये क्या हालत हो गई, क्या हुआ? आयत अपनी बेटी के लिए रुहनसी हो गई। यकदम हॉल का माहौल खौफ और हिरास में बदल गया। एक एक करके बट फैमिली के अफराद मीशाइम के गिर्द जमा होने लगे और ये मंजर देखकर शाह फैमिली और खान फैमिली भी परेशान हो गई। सदीफ भैया, क्या हुआ? सब खैरियत है? याशम ने माहौल संगीन होते देखकर मामला संभालने की कोशिश की। रारना और कियान समेत पूरी खान फैमिली भी स्टेज से नीचे आई। अंकल, वो ज़ैनी आपी को कुछ हो गया है। मीशाइम ने बेतरतीब सांस में माजरा बयान किया। सब में परेशानी का आलम छा गया। मेहमानों में तशवीश का इजहार होने लगा। म्यूजिक, डांस, हत्ता के फोटोग्राफर भी रुक गए। राहना और याशम सबसे पहले हॉल से बाहर आई और उनके पीछे एक एक करके बाकी सब। दूसरी सिमत जियाल की जद्दोजहद जारी रही। वह लजना का दुपट्टा खोलकर उसकी ज्वेलरी उतार कर उसे खुली हवा फराहम करने की कोशिश कर रहा था। कमन ज़ैनी, होश में आओ। उसने उसकी दोनों हथेलियां मली। वक्त की रफ्तार न रुकी, न एल्जिना में कोई हरकत हो सकी। हर दौरे के साथ वापसी का दौरानिया बढ़ता जाएगा और इतनी देर तक होश में न आना खतरनाक हो सकता है। जियाल के समाहतों में मेलबर्न अस्पताल के डॉक्टर की आवाज़ गूंजी। जब हाथ पैर मसल कर भी उसमें कोई हरकत न हुई तो जियाल उसके दिल के पास दबाव डालता सीपीआर देने लगा। इस वक्त ना वो कजिन था, ना आशिक, ना मेहमान। वो बस एक जिम्मेदार डॉक्टर था जो अपना फरीजा सर अंजाम दे रहा था, मगर कोई तरकीब काम नहीं आ रही थी।
بالآخر وہ اٹھا, اپنے شرٹ کے آستین کھول کر تیز تیز اوپر چڑھائے, رزنا کو سیدھا لٹایا, تھوڑی ہلکی سی اوپر کی. یہ محبت نہیں تھی, یہ زندگی اور موت کے بیچ کا لمحہ تھا. اس نے الزنا کی ناک بند کی اور مصنوعی سانس دینے کے لیے منہ اس کے منہ کے قریب لایا. پہلی دفعہ سانس دی, وہ ساکن رہی. پھر دوسری دفعہ کوشش کی, ایسی تیز ہونے اور تیز تیز حرکات کرنے سے زیال پسینے سے شرابور ہو چکا تھا. تیسری دفعہ اس نے پرسکون ہو کر لمبا سانس لیا اور الزنا پر جھکا. ابھی وہ اسے سانس دے رہا تھا کہ برائڈل روم کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا. جاری ہے.